अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। आप लोगों को एक बार सुबह बखैर और नए हफ्ते का आगाज़ करते हैं। जब आगाज़ करते हैं तो जो अच्छी खबरें होती हैं उससे वाकई दिल खुश हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स को एक ज़बरदस्त खबर से आगाह करूँ। खबर ये है जो कि आपने देखा है कि क्रिकेट का मैदान जो है एक बार फिर सजा है। और कहाँ सजा है? दुबई में खेला गया जो अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर जो है मैच अपने नाम कर लिया है। बल्कि ना सिर्फ मैच अपने नाम किया है बल्कि एशिया कप जो है वो अपने नाम कर लिया है। तो व्यूअर्स, बात जो थी सिर्फ एक कप की नहीं है, एक जज्बे की है, एक पूरी जसारत की है। अब जब रवायती हरीफ आमने सामने होता है तो ऑटोमेटिकली जो जोश जज्बा है वो खुलकर सामने आता है। और अगर हम थोड़े से स्टैट्स के ऊपर बात करते हैं तो जिनमें जो नाम तारीखी फतह के जो हीरो हैं और ओपनर समीम मिन्हास रहे हैं, जिन्होंने दबाव के आलम में भी 172 रन की जो है रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेली हैं और पाकिस्तान का एक बार फिर नाम जो है वो रोशन किया है। और अगर हम पूरा स्कोर कार्ड के ऊपर बात करें तो 347 रन का पहाड़ सा स्कोर जो है पाकिस्तान में तय मैच में जो है वो गिरफ्त करके जो है और 26.6 ओवर्स में जो अपने नाम किया है। और बॉलर्स ने तबाकुन बॉलिंग की है जिसमें अली रज़ा का नाम जो है वो सर फेहरिस्त है। मोहम्मद सयाम और हुज़ैफा एहसन भी जो है वो वाकई ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए नज़र आए हैं। तो ये जो महज जीत नहीं थी, ये मुकम्मल जो है फैसला कुन तारीखी फतह थी। तो उसके बाद ये कि अगर हम बात करें कामयाबियों की तो पाकिस्तान जो नेशनल टीम है उन्होंने भारत के साथ जो था वो मैच जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं खेला और हमने परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सी बातें की हैं। मगर आई थिंक जो है अंडर 19 ने अच्छा परफॉर्म कर कर पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन किया है। और वो जो एक चीज़ जो हमारे दिलों में रह गई थी कि हमने एक रिवेंज लेना है, तो वो ऑटोमेटिकली हमने जो है वो रिवेंज ले लिया है। और वाकई ये मेन टीम ने नहीं लिया मगर अंडर 19 ने लिया है। और बड़ा कहते ना कि पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया गया है, टीम वतन वापस आई है। और वाकई ये एक तारीख साज जो है फतह है और बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान ने ये कामयाबी समेटी है। और अगर हम थोड़ी सी मेंटोरशिप के ऊपर बात करें तो जो मेंटोर इनको सरफराज साहब जो हैं, और सरफराज अहमद हमेशा से एक बात उनके ऊपर ज़बरदस्त बैठती है कि सरफराज धोखा नहीं देंगे, तो उन्होंने वाकई धोखा नहीं दिया। और एक ही जुमला जो है उन्होंने बात की है, एक ही जुमला जो है उन्होंने बात की है वो ये बात है कि सिर्फ टीम को कॉन्फिडेंस दिया है, सलाहियतें टीम के पास मौजूद हैं, कॉन्फिडेंस की जो है वो कमी होती है। और अगर आपका मेंटोर आपको कॉन्फिडेंस दे तो ऑटोमेटिकली जो है सिचुएशन जो है और जो आपके खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, वो बूस्ट हो जाती है। और खेल के मैदान में सिर्फ कॉन्फिडेंस मैटर करता है, स्किल सेट तो ऑलरेडी उनके पास होती है। जो ये 11 खिलाड़ी जो है मैदान में उतरते हैं तो ये पाकिस्तान के एक सरमाया होते हैं जिनके ऊपर बहुत मेहनत की होती है, उनको पता है कि उन्होंने खेलना कैसे है। मगर कॉन्फिडेंस मैटर करता है जो कि सरफराज अहमद ने उनको दिया है और उनकी परफॉर्मेंस से पता लगता है कि वो कितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो गेम विनिंग जो है वो चैम्पियंस बने हैं और गेम अपने नाम की है। तो व्यूअर्स, वो जो आज इस तारीखी कामयाबी पर हमने सोचा कि हम अपने प्रोग्राम में इसको इसकी फर्स्ट स्टोरी रखें। और सबसे पहले जो है कांग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान। और पाकिस्तान है तो कहते ना कि सब कुछ है और टीम के ज़रिए ही हम अपना एक इमेज बरकरार रखते हैं। तो स्पोर्ट्स की ख़बरों के साथ साथ और भी बहुत सी ऐसी ख़बरें हैं जो कि वाकई दिल हमारा खुश हो गया है जब पाकिस्तान के ऐसे नन्ही नौजवान या पाकिस्तान के छोटे जितने भी सुपरस्टार्स हैं वो भी पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज बरकरार रखते हैं। और ख़ास तौर पर बड़े प्लेटफॉर्म्स में गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बहुत बड़ा एक मरहला होता है जहाँ आप अपनी कामयाबी समेटते हो और आपका जब नाम अपडेट होता है तो ऑटोमेटिकली ना सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस होता है पूरा बल्कि पूरा मुल्क आप पे फ़ख्र महसूस कर रहा होता है। तो आज हम उसी स्टोरी के ऊपर बात करेंगे कि एक छोटी सी 12 साल की उम्र में पाकिस्तान की नन्ही स्टार जो हैं फातिमा नसीम ने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जो कि दुनिया भर में बड़े बड़े खिलाड़ी भी एक चैलेंज समझते हैं। फातिमा नसीम अब पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाली फ़ीमेल खिलाड़ी बन गई है। सिर्फ 12 साल की वो हैं और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने फातिमा का नया रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट पर भी
अपडेट कर दिया, जहां फातिमा ने 1 मिनट पर 47 मरतबा जो है स्ट्रेचिंग करके इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाली दुनिया की मशहूर तरीन जो स्ट्रेचर थी उनका जो है आलमी रिकॉर्ड तोड़ा है। तो 1 मिनट में 47 बार जो है स्ट्रेचिंग जो होती है वो आसान नहीं होती, और स्ट्रेचिंग में बड़ी हिम्मत लगती है, बड़ी आपकी प्रैक्टिस होती है जिसके बाद आप स्ट्रेचिंग करते हैं। और उनको फ्लेक्सिबल गर्ल जो थी, उनको लिबर्टी हॉरिस का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। और जो कबल जो है 42 स्ट्रेचिंग्स के साथ जो है ये एजाज़ अपने नाम उन्होंने पहले किया हुआ था। और हमारी फातिमा जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने 47 मरतबा करके जो है ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और इसके साथ साथ भी इनके पास और भी बहुत से एजाज़ात हैं, और हम चाहते हैं कि हम उन्हीं की ज़ुबानी सुने कि उनके पास कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं और उनके मेंटोर कौन थे। बल्कि उनके मेंटोर की बात करें तो उनके वालिद जो हैं राशिद नसीम साहब जो हैं वो उनके मेंटोर हैं, और हमारे साथ अभी वीडियो लिंक पे वो मौजूद हैं, जिनको हम वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं पहले सबसे बात करूंगी फातिमा से। फातिमा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? फातिमा 12 साल की है, इतनी छोटी सी है और बातें कितनी आप प्यारी कर रही हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी फैमिली को। और आपने स्ट्रेचिंग में जो रिकॉर्ड तोड़ा है और एक यूके की जो फ्लेक्सिबल गर्ल का रिकॉर्ड आपने तोड़ा है, कैसे तोड़ा? थैंक यू सो मच। ये रिकॉर्ड यूके इंग्लैंड का था। जी जी मुझे पता है, इंग्लैंड का रिकॉर्ड था। तो आपने कितनी मेहनत की, कैसे आप लेग स्ट्रेचिंग में तोड़ा है आपने? जी ये स्ट्रेचिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और ये इंग्लैंड की लिबर्टी बरोज ने बनाया था। वो अमेरिकन गॉट टैलेंट, स्पेनिश गॉट टैलेंट, ब्रिटिश गॉट टैलेंट में जाके परफॉर्मेंसेस कर चुके हैं, और उनको दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होने का एजाज भी हासिल। उन्होंने 42 मरतबा स्टिचिंग की थी, और मैंने उनके मुकाबले में 47 टाइम स्टिचिंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। और स्टिचिंग करने में काफी मेहनत लगती है। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 2 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस भी करती थी। काफी टाइम लगा मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने में, और मेरे पापा मुझे इसके लिए बहुत हौसला देते थे। पापा ही मुझे मेहनत करवाते थे। अगर पापा मेहनत ना करवाते तो मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी अचीव ना कर पाती। अच्छा, तो मुझे बताओ फातिमा, कब से आप जो है ये प्रैक्टिस कर थी स्ट्रेचिंग की, या आपको कब से जूडो आर्ट्स का या जूडो कराटे का शौक था या जिम्नास्टिक्स का शौक था? जब मैं 3 साल की थी, जब से मैं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी, और पापा को देख के मुझे शौक हुआ। मैं पापा को देखती रहती थी, ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं पापा से पूछती थी कि मुझे भी सिखाएं, मुझे भी शौक हुआ। तो फिर पापा ने मुझे प्रैक्टिस करवाई, और वर्ल्ड रिकॉर्ड की ट्रेनिंग करते करते तो मुझे काफी मंथ्स लग गए थे। अच्छा, वेरी नाइस। और मुझे बताओ कि आपने 3 साल की उम्र से ये शुरू किया था, इसके अलावा भी आपके पास कोई रिकॉर्ड्स हैं, वो कौन से हैं? जी मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, काफी मुश्किल है। जैसे कि पंच कैटेगरी में रिकॉर्ड, हाथ में अंडा पकड़ के पंच मारने थे सबसे ज्यादा। और इसके अलावा किरण उनियाल जो दुनिया की बहुत ज्यादा अच्छी एथलीट है, और वो भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था मैंने। वो भारत से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा लिबर्टी बरोज इंग्लैंड की, उसको भी मैंने शिकस्त दी। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। राशिद नसीम साहब, आप हमारे साथ हैं, आप भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। थोड़ा सा बताएं कैसे आपने ट्रेनिंग दी है फातिमा को, कैसे आप फील्ड में लेकर आए, क्योंकि ऑब्वियसली जो खुद एक रिकॉर्ड होल्डर होता है उसका एक विजन होता है, तो आपका जो विजन है वो आपकी बेटी में नजर आ रहा है। देखिए जी, बिल्कुल मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि मेरी बेटी जो है इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो है वो सबसे ज्यादा जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली फीमेल खिलाड़ी है। तो असल जो बात थी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने लिबर्टी वारूस का रिकॉर्ड जो है वो काफी टाइम पहले देखा था। फातिमा ने अपना पहला रिकॉर्ड तो खैर 7 साल की उम्र में बना लिया था, और छोटे बच्चों के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि 90% जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी एज कैटेगरी नहीं होती। तो जो लिबर्टी वारूस है वो दुनिया की बड़ी मशहूर तरीन जो है वो लड़की है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि फातिमा उनका रिकॉर्ड ब्रेक करें। फिर किरण उनियाल जो कि भारत से ताल्लुक रखती हैं, भारत के लिए सबसे ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली फीमेल जो है वो मार्शल आर्ट की खिलाड़ी है, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना जो है वो बड़ा मुश्किल था। फातिमा ने उनको भी हराया। उसके अलावा फिर अभी जो फातिमा ने फुल एक्सटेंशन पंचेस का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसमें हाथों में अंडा पकड़कर जो है वो फुल एक्सटेंशन पंचेस करने थे। ओवर 300 पंचेस जो है फातिमा ने जो है वो फुल एक्सटेंशन पंचेस किए।
तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे तो लाजमी सी बात है, ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान को मजीद ज्यादा से ज्यादा जो है वो पाकिस्तान की खिदमत करें, लेकिन असल चीज होती है बच्चे का अपना शौक। तो फातिमा में जो है वो शौक है, एक लगन है, और चीजों को बहुत जल्दी से समझती है, चीजों को बहुत जल्दी से अडॉप्ट करती है। जब मैं इसको ट्रेनिंग करवा रहा होता हूँ तो मेरी बात को समझती है, और फिर जो चीज मैं बताता हूँ उस पर अमल भी करती है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये कोऑर्डिनेशन है मेरा बेटी के साथ एज ए फादर, ये बड़ा जबरदस्त है। तो मैंने कभी भी अपनी बेटी को जो है वो एज ए बेटी से ज्यादा जो है अपना दोस्त समझा है, और हम एज ए फ्रेंड जो है वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा होता हूँ तो ये मुझे भी प्रैक्टिस करवा रही होती है। कई मरतबा जब मैं थक जाता हूँ तो मेरा हौसला भी बढ़ाती है, बाबा आप इतनी जल्दी थक गए हैं। तो एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। अच्छा, मुझे बताएं कि फातिमा की ट्रेनिंग जो है आप कह रहे हैं कि 3 साल की उम्र से शुरू की थी, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या पेश आया? देखिए, सबसे पहले जब मैंने 7 साल की उम्र में जब फातिमा को बताया था, देखिए 7 साल की उम्र में फातिमा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो बेसिकली मैं ये भी कहूंगा कि मैंने फातिमा को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया। शायद फातिमा 7 साल से पहले भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती थी। असल में जब कोविड-19 आया तो उसके बाद फातिमा बहुत छोटी थी। तो मैंने कोविड में जो है वो मेरी एकेडमी भी क्लोज थी और क्लब भी मेरा बंद था, मैं जॉब पे भी नहीं जा रहा था। तो मैंने फातिमा के साथ काम करना शुरू किया। तो एकदम फिर मुझे फातिमा के अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा नजर आना शुरू हुआ। तो फिर मैंने फातिमा को कहा कि यार हमें जो है वो एल्बो स्ट्राइक का जो है वो रिकॉर्ड बनाना चाहिए। वो उस वक्त शुरुती एस के पास था, वो भी भारत से ताल्लुक रखती थी। तो हमने सबसे पहले वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। फिर उसके बाद जो है वो एक सिलसिला चल गया, फिर क्लब खुला, एकेडमी खुली। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा माशाल्लाह 12 साल की हो गई है, खुद भी बहुत ज्यादा समझदार है। इसके अलावा अभी इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप हुई, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल लिया। इसके अलावा कराची ओपन में ये गोल्ड मेडलिस्ट है। इसके अलावा कराची में तकरीबन 13-14 ये चैंपियनशिप खेल चुकी है। सिर्फ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना रही है, मेरा ये ख्वाब है कि ये एज ए पाकिस्तान को एज ए फाइटर जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो रिप्रेजेंट करें एज ए इंटरनेशनल एथलीट। तो फातिमा जो है वो माशाल्लाह तकरीबन 13-14 चैंपियनशिप में इस वक्त कराची में खेल चुकी हैं और सब में गोल्ड मेडल है। और अभी लास्ट जो है वो अंडर 14 नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी इन्होंने जो है बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो इनकी जो ट्रेनिंग है, इनकी जो प्रैक्टिस है, आपको पता है कि बच्चियों को जो है वो मोटिवेट करना असल चीज होती है कि बच्चे को आप मोटिवेट कैसे कर रहे हैं। तो मुझे ये देखती रहती है टीवी के ऊपर, तो मुझे इसको मोटिवेट करने में इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। अच्छा, बिल्कुल राशिद नसीम साहब आप सही कह रहे हैं। बहुत बड़ी ये कामयाबी भी है बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ मेंटोर, बिकॉज आप ट्रेनिंग भी कराते हैं और आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का नाम जो है रोशन करे, और सिर्फ इंडिविजुअलिटी के ऊपर नहीं बल्कि ओवरऑल के ऊपर। तो पाकिस्तान में अगर हम मार्शल आर्ट्स की बात करें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से कोई स्कोप है? क्योंकि ये तो एज अ चाइल्ड जो है वो स्टार बनी है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आगे जाएगी तो शी नीड्स अ लॉट ऑफ असिस्टेंस। देखिए बिल्कुल, असल में जो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान सबसे बड़ा जो मार्शल आर्ट का जो फायदा है वो ये है कि वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। तो आज जब मैं बच्चियों को सिखाता हूँ मार्शल आर्ट, मेरे क्लब के अंदर मुख्तलिफ अकेडमीज, मेरी अकेडमी में बच्चियां आती हैं, आज वो बड़ी हो गई है, बहुत सारी मेरी शागिर्द है जिनकी शादी हो गई है। अक्सर उनके मैसेजेस आते हैं तो वो मुझे ये बात कहती हैं कि सर आज हमने जो आपसे मार्शल आर्ट सीखी, जो आपने हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया, वो हमें रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आ रहा है। तो आपको पता है कि पाकिस्तानी माशरे के अंदर बच्चे को अपना सेल्फ डिफेंस जो है वो आना बहुत जरूरी है। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा से पहले भी जो है वो मेरी एक शागिर्द थी, उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था फीमेल कैटेगरी के अंदर। वो पाकिस्तान की पहली लड़की थी मार्शल आर्ट कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली। और इसी तरह अभी मेरी एक और शागिर्द है, उन्होंने जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया है। मेरे 17 शागिर्द हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। तो मैं ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो टैलेंट तलाश कर रहा हूँ। ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए जितनी खिदमत की जाए, जितना पाकिस्तान को टैलेंट दिया जाए। हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। तो जो हमारे पास अकेडमी के अंदर जो बच्चे आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनमें से टैलेंट को जो है वो फाउंड करें, टैलेंट निकालें, और फिर उन बच्चों के ऊपर जो है हमें 2-2 साल 3-3 साल वर्क करना पड़ता है, उनकी एबिलिटीज को निखारना पड़ता है, उनके स्पेसिफिक टैलेंट को पकड़ना पड़ता है। उसके बाद फिर कहीं जाके वो जो है वो एक टैलेंट, जो रॉ टैलेंट हमारे पास आता है, वो पॉलिश होता है, और उसके बाद फिर जाके जो है वो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है बनाया जाता है। अमूमी तौर पर होता ये कि जब हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हैं तो समटाइम ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा
इजी है। जैसे कि मैंने इतने 100 से ज्यादा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान को दिए हैं, तो लोग समझते हैं कि यार ये तो हर दूसरे दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि राशिद नसीम पिछले 12-13 साल से आज भी 6 घंटे से कम ट्रेनिंग नहीं करता है। अच्छा। तो 5 घंटे 6 घंटे जो है वो डेली आप जो है वो अपने आप को देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, अपना स्टेमिना बिल्ड करना है, ठीक है। अब लाजमी की बात है एज फैक्टर भी मुझ पर आ रहा है, तो मैं इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए, फिर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बड़ा मसला होता है, आपके पास जब आपको हुकूमती सपोर्ट ना हो, आपको स्पॉन्सरशिप ना मिल रही हो और आपसे कोई राब्ता ना कर रहा हो इतने ज्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने के बाद, तो ये सारी मुश्किलात से गुजरते हुए जो है वो आप पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट करें, तो ये मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, और हम इंशाअल्लाह ताला कभी भी इससे पीछे नहीं हटेंगे, जितना कोशिश होगी पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद करते रहेंगे। बेशक, बहुत खूब। अच्छा राशिद नसीम साहब, ये बताइएगा कि आपके जिम्मे में कितने आपके रिकॉर्ड्स हैं? आई वांट टू नो। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी जो एकेडमी है उसके पास इस वक्त जो है जो रिकॉर्ड जो मेरे एकेडमी के अप्रूव हो चुके हैं वो 173 रिकॉर्ड्स हमारे जो है वो अप्रूव हो चुके हैं, और जो मेरे इंडिविजुअल जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अप्रूव हो चुके हैं, मैं अपने इनफरादी रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, वो 145 है। 145 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान में। अच्छा, वेरी नाइस। 145 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपके पास है मार्शल आर्ट्स के अंदर। यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख में मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा ओवरऑल भी सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड इस वक्त मेरे पास है। अगर आप पाकिस्तान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं .com गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखें, तो वहां पर आपको पाकिस्तान के लिए बनाए गए आलमी रिकॉर्ड जो है तमाम के तमाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नजर आ जाएंगे। 2025 में जो है मेरे 25 आलमी रिकॉर्ड जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मंजूर हो चुका है, और दूसरे नंबर पर जो शख्स हैं उनके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो अभी तक सिर्फ 6 हैं, और फातिमा के जो है 2025 में 4 आलमी रिकॉर्ड जो है वो मंजूर हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा लें तकरीबन कोई 45 के करीब जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ओवरऑल जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं इस साल। तो उन 45 के करीब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का हिस्सा जो है वो अब भी मेरा है, और मैंने 25 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के नाम किए। वेरी नाइस। और 10 जी बताएं। जी अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपकी एकेडमी भी है, आप और भी बच्चे ट्रेन कर रहे हैं, हुकूमती सरपरस्ती कोई हासिल है? बिकॉज आप लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं विद द गवर्नमेंट, क्योंकि आप तो एक रिसोर्स प्रोवाइडर हैं, अच्छा एथलीट बना रहे हैं। देखिए आपके सामने वो शख्स इस वक्त बैठा हुआ है, फातिमा जो है वो बैठी हुई है, 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके, 145 मेरे हैं। इसके अलावा मेरा बेटा है वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, मेरे फादर हैं वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, मेरी वाइफ 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। हमारी फैमिली तकरीबन 160 के करीब जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, तकरीबन 160 के करीब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान को दे चुकी है। मैं यहाँ पे किसी का नाम लिए बगैर, आप जिन लोगों के वर्ल्ड रिकॉर्ड मंजूर नहीं हुए, हुकूमत ने उनको इतना ज्यादा नवाज दिया है, और अभी हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बड़ा मशहूर हुआ, सुल्तान गोल्डन साहब का, अल्लाह ताला उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड को मंजूर कराए। मेरी दुआ है कि उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड मंजूर हो जाए। लेकिन आप ये देखें कि अभी उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड मंजूर नहीं हुआ है, और हुकूमत सिंध की जानिब से जो है हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से उनको जो है 5 करोड़ से जायद की रकम या 5 करोड़ रुपए का उनके लिए ऐलान किया जा चुका है। तो मेरी दुआ है कि उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मंजूर हो। पाकिस्तान का प्राइड है, पाकिस्तान का फख्र है, और पाकिस्तान के लिए बहुत अरसे से अच्छे स्टंट्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 145 वर्ल्ड रिकॉर्ड मंजूर करा चुका हूँ मैं पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा मैंने इटली में जाकर जो है वो 8 मरतबा इटली में जाकर इंटरनेशनल टीवी शोज में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, वहां पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं सिंगापुर जा चुका हूँ, मैं जर्मनी जा चुका हूँ, मैंने रोमानिया में जाके जो है इंटरनेशनल टीवी शोज में जाके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसके अलावा मैं जो है चाइना जा चुका हूँ, चाइना में जाके मैंने इंटरनेशनल शो में जाके जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा मैंने स्पेन गया हूँ, वहां पे मैंने जाके जो है वो परफॉर्मेंसेस दी हुई है मार्शल आर्ट की। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आज तक जो है किसी भी हुकूमती सतह पर जो है मुझसे राब्ता नहीं किया गया, और हुकूमती सतह पर ना तो मुझे बुलाया गया और ना ही मुझे अप्रिशिएट किया गया, ना मेरी बेटी को, ना मेरी वाइफ को, ना मेरे वालिद को। इसके अलावा 17 शागिर्द और हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। वो लम्हा फिक्रिया है। हमें अपने पाकिस्तान में जितना भी टैलेंट है, हमारे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो भी पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं, वो सब काबिल रिस्पेक्ट हैं इक्वली, और जितने भी लोग पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं वो तमाम लोग जो है वो इक्वली रिस्पेक्टेड होते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए या अरबाब इख्तियार को चाहिए कि वो तमाम लोगों को एक ही नजर से देखे और उनकी हौसला अफजाई करे। कि इसी वजह से फिर हमारा दिल जो है वो टूटता है, हमें अफसोस होता है कि यार हुकूमती नजर में हम क्यों नहीं आ रहे, क्या हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्या इस काबिल नहीं है कि
लोग इन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को देखें। और इतने बड़े बड़े दुनिया के प्लेटफॉर्म्स में मैं जब भी जाता हूं, वहां पर भारत से ताल्लुक रखने वाले 8-8-9 लोग आए हुए होते हैं और मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश कर रहे होते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे होते हैं, लेकिन मैं अकेला वाहिद पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा होता हूँ उन वर्ल्ड रिकॉर्ड शोज के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। और तब भी जो है वो आज तक जो है मुझसे कभी किसी ने राब्ता नहीं किया, तो मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि इदारों को जो है बिल्कुल अपने एथलीट्स को, अपने जो लोग जो हैं उनके स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं जो नाम रोशन करते हैं, उनके लिए उनका ख्याल रखना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए हर तरह से। अच्छा, थोड़ी सी बताएं आपकी जो गेम है, मार्शल आर्ट्स है, उसमें कौन सी डाइट कंज्यूम की जाती है, कितना वर्कआउट आप करते हैं और टोटल खर्चा महीने का कितना आता है एक बंदे की, अगर मैं बात करूँ तो? देखिए, अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर हम बात करेंगे ना, तो डिपेंड करता है वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर कि आप कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी मेरा जो सबसे ज्यादा जो मेरे खर्चात आए थे वो मैंने मार्शल आर्ट कैटेगरी में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 5 kg वेट मेरी 1 लाख पर था और 5 kg वेट मेरी 1 लाख पर था, यानी टोटल 10 kg वेट था। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 5 से 6 महीने ट्रेनिंग की थी। तो सिर्फ डाइट और सप्लीमेंट्स की मद में जो है वो मेरे तकरीबन जो है वो 5 लाख रुपए से ऊपर जो है वो मेरे पैसे खर्च हुए थे सिर्फ एक रिकॉर्ड के ऊपर। क्योंकि आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना होता है, आपको प्रोटीन लेना होता है, आपको अपने विटामिन लेने होते हैं, आपको क्रेटीन लेना है, आपको BCAA लेना, मतलब हर चीज को आपको मैनेज करना है। आपकी खुराक क्या है, आपकी ट्रेनिंग क्या है, आपकी प्रैक्टिस क्या है, तो लाजमी बात है इन सब चीजों को मैनेज करना होता है। फिर आपको सम टाइम जो इंजरीज हो जाती हैं, फिर आपको पता है स्पोर्ट्स इंजरी अगर आपको हो जाती है तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है सम टाइम। और अभी मैंने स्किपिंग कैटेगरी में जो मैंने बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे साथ मौजूद थे राशिद नसीम और उनकी बेटी जो है, जैसी राब्ता हमारा उनसे वापस बहाल होता है हम बात करेंगे। नसीम, तो आपने देखा व्यूअर्स के स्पोर्ट्समैनशिप जो है कितना ज़रूरी है। अगर हम लोग इनकरेज नहीं करेंगे, हुकूमती सरपरस्ती नहीं हासिल होगी, तो कोई भी अगर रिकॉर्ड बना लो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक एक्नॉलेजमेंट ना हो। एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया फ़ातिमा नसीम, एक बार फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और राशिद नसीम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे प्रोग्राम में आप लोग आए हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगा है और अल्लाह ताला आपके रिकॉर्ड्स इसी तरह कायम रखे और आप बनाते रहें। तो व्यूअर्स, ये तो हमने आज बात की है स्पोर्ट्स के हवाले से। स्पोर्ट्समैनशिप जो है, मैं वैसे पहले भी आपको बता रही थी कि कितना ज़रूरी होता है। एक्नॉलेजमेंट जो होती है एक स्पोर्ट्समैनशिप के लिए, कहते हैं फ्यूल का काम देती है। जब तक आप उनको एक्नॉलेज नहीं करोगे, कोई भी मेडल जो होती है, कोई भी एक तमगा होता है, तब तक कहते हैं ना कि वाकई आपको खुशी महसूस नहीं होती जब तक कोई उसको सराहे ना। तो ये हमारा एहसास है और पूरा मुल्क इन पे फ़ख्र महसूस करता है जो भी पाकिस्तान के लिए एक छोटी सी भी चीज़ और एक कंट्रीब्यूशन करता है किसी भी शोबे में। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, आज के दौर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, स्ट्रक्चर्स खड़े करना और महंगे रिहायशी प्रोजेक्ट्स बनाना जो है हर शहर की जीनत बनते जा रहे हैं। मगर ये प्रोजेक्ट्स बनते कैसे हैं, कंस्ट्रक्शन का जो अमल है कैसे लाहे अमल में आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है जब आप किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो अक्सर हमने देखा है कि कई साल जो है ग्रे स्ट्रक्चर, खोखला स्ट्रक्चर रख के जो है भूल जाते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जो है उसके अंदर जो फिनिशिंग का अमल होता है, इसके साथ साथ पूरे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उन बिल्डिंग्स की तज़ीनो आराइश होती है, उसके बाद इंटीरियर्स होते हैं और फिर जाके प्रोजेक्ट जो है वो शेप में आता है। उसके बाद सेल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मगर आज हम आपको बताना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो लोग करना चाह रहे हैं, सरमायाकारी करना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो उनको पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है एक किसी इमारत को कंस्ट्रक्ट करने में, किसी घर को कंस्ट्रक्ट करने में, किसी एक कमरे को कंस्ट्रक्ट करने में, और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे और डिटेल डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद है इंजीनियर लुकमान खान, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बड़ा ही टेक्निकल चीज़ होती है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी बहुत सी मिथ्स भी आती हैं, स्टोरीज भी आती हैं। बुरी कंस्ट्रक्शन, आपको पता है, इमारतें गिर जाती हैं। अच्छी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, पहला स्टेप कंस्ट्रक्शन में कौन सा होता है? देखिए जी, पहला स्टेप अगर देखा जाए तो वो तो है फ्रेंसेस अरेंज करना, जो कि जो बिल्डिंग
जो बिल्डिंग बनाना चाह रहा है उसके पास पैसे होने चाहिए, ठीक है। फिर उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनती है कि जी ये प्रोजेक्ट मेरे लिए फिजिबल भी है कि नहीं, इतने फाइनेंसेस जो मेरे पास हैं इसके मुताबिक मेरा प्रोजेक्ट बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अच्छा। ये पहला स्टेप है जी, ठीक है। यानी इसमें जो मेजर रोल होता है वो बंदा जिसके पास पैसे होते हैं उसको हम उर्फ़े आम में क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। यानी वो मालिक है उस प्रोजेक्ट का, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे कोई प्राइवेट बंदा हो, चाहे कोई गवर्नमेंट का महकमा हो। उसके बाद आ जाती है जी उसकी डिटेल डिज़ाइनिंग। डिटेल डिज़ाइनिंग का मतलब है कि आप चीज़ों को प्लान कर रहे हैं और उसके लिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, आर्किटेक्ट इसको कहते हैं। हाँ। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर में फ़र्क होता है। आर्किटेक्ट वो होता है जिसने आपकी स्पेस के अंदर डिवीज़न करनी होती है और ब्यूटी ऐड करनी होती है, जबकि स्ट्रक्चरल इंजीनियर वो होता है जिसने आने वाले 100 साल तक उसके अंदर ताकत डालनी होती है। यानी उसके बीम्स, कॉलम्स, बुनियादें, सरिया वो किस साइज़ का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसकी क्या रेशो होनी चाहिए, ये सारे काम स्ट्रक्चरल इंजीनियर करता है। ठीक है। तो अब चूँकि इस वक्त हाई राइज बिल्डिंग ज़्यादा वजूद में आ रही हैं और उसकी वजह शहरी आबादी का प्रेशर है। अब आपके पास हॉरिजॉन्टल स्पेस नहीं है, आपने वर्टिकल स्पेस के अंदर जाना है तो आपको ज़रूर अपार्टमेंट बिल्डिंग या कमर्शियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप उसका यही है कि आप एक्सपर्ट हायर करें, यानी पहले फाइनेंसेस अरेंज करें, फिर एक्सपर्ट हायर करें। एक्सपर्ट 3 तरह के एक्सपर्ट होते हैं या 4 तरह के लगा लें। एक आर्किटेक्ट होता है, उसके बाद एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है और उसके बाद एक MEP इंजीनियर होता है जिसने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग डिज़ाइन करनी होती है। ठीक है। फिर उसी ने एक चीज़ होती है फायर फाइटिंग, यानी बिल्डिंग को आग के खिलाफ जो फाइट करने के लिए अरेंजमेंट्स हैं वो करने। अच्छा, वो अलग डिपार्टमेंट होता है फायर फाइटिंग का। फायर फाइटिंग का डिपार्टमेंट वैसे तो इसको रेस्क्यू 111, 122 वाले देखते हैं, यानी उसका कोई स्पेशल डिपार्टमेंट नहीं है। हमने लेकिन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से के अंदर से बिल्डिंग के अंदर उसकी अरेंजमेंट करनी होती है और उसको वेरीफाई रेस्क्यू वाले करते हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, ये जो नक्शा बनता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं सुनती हूँ कि नक्शा पास नहीं हुआ, नक्शा मंजूर नहीं हुआ। तो ये नक्शा मंजूर कौन लोग करते हैं, कैसे पास होता है और उसके क्या डायमेंशंस होते हैं? देखिए जी, अगर लाहौर की बात करें तो सबसे बड़ी अथॉरिटी LDA है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो वहाँ पर आप नक्शा जमा करवाते हैं। अच्छा, अब नक्शा जमा करवाते हैं तो उसके कई ब्रांचेस से गुजरना होता है उस नक्शे ने। पहले आप सबमिट करते हैं, फिर उसको आर्किटेक्ट चेक करता है, फिर इंजीनियर चेक करता है, फिर उसके यानी देयर आर नंबर ऑफ टेबल्स जिसके ऊपर उस नक्शे ने जाना होता है। मसला सिर्फ ये है कि शहर की आबादी का प्रेशर ज़्यादा है, बिल्डिंगें ज़्यादा बन रही हैं, लेकिन जो महकमा उसके पास रिसोर्सेज कम है। यानी जो लोग आवाम को फैसिलिटेट करें जल्दी से जल्दी नक्शा अप्रूव करने के लिए, वो लोग कम हैं और उसकी वजह से जब उन पे प्रेशर आता है तो फिर जो बंदा उसके अंदर जो भी यानी कोई गैर कानूनी तरीका कार अख्तियार करता है, पैसे वगैरह देता है, तो उसका नक्शा जल्दी अप्रूव हो जाए। कितना टाइम लगता है नक्शा पास होने में? ये डिपेंड करता है कि बिल्डिंग का साइज़ क्या है। अच्छा। यहाँ यानी घर का नक्शा जल्दी अप्रूव हो जाता है, आपकी अगर लो हाइट बिल्डिंग है उसका उससे थोड़ा देर लगती है, और उसके बाद हाई राइज बिल्डिंग में काफ़ी तकरीबन 5 से 6 महीने उसका नक्शा अप्रूव होने में लग जाता है। 5 से 6 महीने लग जाते हैं। जी जी, क्योंकि मुख्तलिफ जैसे टीपा है, वासा है, LDA है, ये सब लोगों ने उसकी अप्रूवल देनी होती है। ठीक है। जो कि मेरा ख्याल है कि इस नक्शे को महीने से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है। कितने पैसे लग जाते हैं नक्शा अप्रूव कराने में? ये जी गवर्नमेंट की फ़ीस होती है जो कि उन्होंने पर स्क्वायर फुट के हिसाब से डिसाइड की होती है कि हमने नक्शे की जो स्क्रूटनिंग करनी है और नक्शे की जो अप्रूवल करनी है। सपोज 1 लाख स्क्वायर फुट अगर आपका एरिया है टोटल तमाम स्टोरीज का, तो उसकी उन्होंने पर स्क्वायर फुट रेट रखा होता है और वो सिर्फ एक उनकी स्क्रूटनिंग फ़ी होती है। ठीक है। वो आपने देनी होती है। बाकी जो दूसरे खराजात हैं वो यानी कि जो अनऑफिशियल हैं, वो तो अगर आपने नक्शा जल्दी अप्रूव करवाना तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, अनऑफिशियल हो जाती है। जी, अनऑफिशियल हो जाती है। अच्छा, ठीक है, ये भी मसला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ इलाकों में घरों की अगर हम बात करते हैं तो 3rd फ्लोर अलाउ नहीं होता और कुछ इलाकों में 3rd फ्लोर अलाउ होता है, तो वो क्या एक तरह का लॉ क्यों नहीं है या एक तरह की चीज़ें क्यों नहीं पास होती? देखें जी, जो अथॉरिटी है ना लाहौर की, दोबारा बात कर रहा हूँ कि उसके बाई लॉज हैं।
आपने उसके मुताबिक चीज़ें बनानी होती हैं। इस वक्त रहायशी बिल्डिंग के ऊपर आपको तीसरी स्टोरी अलाउड है, लेकिन वो इसलिए ज़्यादा बाद का अलाउ नहीं करते कि जब आप ऊंचा जाते हैं तो आपको आरसीसी फ्रेम की तरफ जाना पड़ता है, यानी बिल्डिंग की हाइट जैसे बढ़ती जाती है तो वो ब्रिक मैसनरी के ऊपर जनरली उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आपको वर्टिकल में जाने के लिए आरसीसी फ्रेम ऐड करना पड़ता है। लेकिन एलडीए के बाय लॉज में इस वक्त उन्होंने तीसरी स्टोरी अलाउ कर दी हुई है। अच्छा, यानी 2 और तीन स्टोरीज आप रहायशी इमारत में डाल सकते हैं। अच्छा, 3 स्टोरी जो है वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी नहीं है। नहीं, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे अथॉरिटी क्या है, कॉरपोरेशन है कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि जो लेस डेवलप्ड एरियाज होते हैं लाहौर के वो कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं, ठीक है, और जो मोर डेवलप्ड एरियाज होते हैं वो एलडीए के अंडर आते हैं। तो डिपेंड करता है कि जिस जगह पे आप घर बनाना चाह रहे हैं उस पर बाई लॉज कौन से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिन घरों के ऊपर से प्लेन गुजरता है उनको भी अलाउ नहीं होता, क्या ऐसा है? नहीं, जब होता है एयरपोर्ट के पास जिनके घर हैं। हाँ, ये जो सिविल एविएशन अथॉरिटी वाले जो लोग हैं, हाँ, वो जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना 15 स्टोरी 20 स्टोरीज, उसको लिमिट करते हैं कि ताकि जहाज की जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, लेकिन घर वगैरह के लिए कोई नहीं, उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है कि इससे ऊपर आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि इससे जहाज का जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होने का खदशा होता है। ठीक है। अच्छा लुकमान साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कराची में आपने देखा है वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं, कराची पूरा शहर ही वर्टिकली डिज़ाइन हुआ है, तो जगह नहीं है वहाँ, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने देखा कि काफ़ी एपिसोड ऐसे हुए हैं जिसमें पूरी बिल्डिंग ज़मीन बोस हो गई हैं और अक्सर तो खाली करा दी जाती हैं, अक्सर लोग मलबे तले भी दब गए हुए हैं और लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लग जाती है एक फ्लैट लेने के अंदर। घर तो छोड़ो, दूर की बात है कराची के एरिया में। तो क्या कंस्ट्रक्शन की कमी है, क्या उनको इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, या मटेरियल नाकस है, क्या वजह है? देखें जी, जब भी बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो सबसे पहले उसके इंजीनियर को पकड़ा जाता है कि जी इंजीनियर ने जो उसके अंदर जान डाली थी वो कितनी डाली थी। यानी जो ड्राइंग्स होती है ना, जैसे आपका एक मेडिकल रिकॉर्ड होता है, जब एक बिल्डिंग बन जाती है ना तो जो उसकी ड्राइंग्स होती है ना, जिन ड्राइंग पे वो बनी होती हैं, वो उसका मेडिकल रिकॉर्ड आप समझ लें बिल्डिंग का होता है। अच्छा, जो बिल्डिंग आप बड़ी, क्योंकि इस वक्त हाई राइज बिल्डिंग का ट्रेंड शुरू हो चुका है, क्योंकि शहरों में स्पेस नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्पेस नहीं है, अब आपको ज़्यादा स्टोरीज पे जाना पड़ेगा। कराची में ये ट्रेंड बड़े अरसे से, लाहौर में अभी शुरू हुआ, कोई साल 1.5 साल हुआ, लोग वर्टिकल पे जाना शुरू हो गए। हर वो ऐसी बिल्डिंग जिसमें आप इंजीनियर्स को प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं करेंगे वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। अच्छा, हाँ, उसका तरीकाकार ये कि जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है उसने बिल्डिंग के अंदर आने वाले जो 100 साल होते हैं, 80 से 100 साल जो होते हैं, उस दौरान आने वाले जल्जलों को, हवाओं को और डिफरेंट लोड्स को और वेदर कंडीशन को मद्देनज़र रख के बिल्डिंग डिज़ाइन करनी होती है। जब आप इस ऐसे शख्स को जो एक एक्सपर्ट है उस बिल्डिंग का, उसको माइनस कर देते हैं या उसकी एडवाइस को फॉलो नहीं करते तो बिल्डिंग आपकी गिर जाती है, पैसे बचा लेते हैं। अजीब पैसे, असल मसला ही पैसे बचाने का। मैं आपको एक रिसेंटली बात बताता हूँ, तुर्की में अर्थक्वेक आया था ऐसे 1.5-2 साल पहले, तो एक ही इलाके में कुछ बिल्डिंग खड़ी थी और कुछ डिमोलिश हो गई हुई थी। अब बंदा ये सोचे कि जो बिल्डिंग गिर गई वो क्यों गिरी है, जो खड़ी है वो क्यों खड़ी है। तो वो खड़ी इसलिए होती है कि उसके बुनियाद से लेके आखिरी ईंट रखे जाने तक इंजीनियर की मशावरत शामिल होती है, उसका डिज़ाइन शामिल होता है, उसकी एग्जीक्यूशन शामिल होती है। और जब इंजीनियर कह देता है कि नो बिल्डिंग इज़ सेफ फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज़, आप रह सकते हैं, इसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, तो वो जो फिर उसने खुद एनालिसिस और डिज़ाइन किया होता है उसके पास कॉन्फिडेंस होता है कि वो कहता है कि नो बिल्डिंग विल सर्वाइव फॉर अप टू दी 80 to 100 अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर कितने सालों के लिए जो है उसमें जान डाली जाती है कि उसका सर्वाइवल जो है इतना, उसके बाद बता दें जी अब खस्ता हाली का शिकार है या अब इसको रेनोवेशन की ज़रूरत है या रीबिल्डिंग की ज़रूरत है? देखें जी, जो एक बड़ी कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है ना, वो तो 80 से 100 साल के दरमियान, 80 से 100 साल, हाँ 100 ईयर्स, 80 साल लगा लें। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो बिल्डिंग अपनी उम्र पूरी कर जाती है उसकी बुनियादों में बारूद लगा के उसको गिरा दिया जाता है, जबकि हम चूँकि एक पुअर कंट्री हैं और हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, तो हम जब तक बिल्डिंग हमें नहीं छोड़ती हम बिल्डिंग को नहीं छोड़ते। जैसे आप बरसात में अक्सर वार्निंग इशू करती गवर्नमेंट के जी फलानी बिल्डिंग खस्ता हाल है, इसको छोड़ दें,
लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता उस बिल्डिंग को छोड़ने का, वो बेचारे क्या कहाँ जाए, तो वो फिर अल्लाह तवक्कुल उसमें बैठे रहते हैं और जब बिल्डिंग गिरती है तो फिर नुकसान होता है। बिल्कुल तो इसलिए जब बिल्डिंग की उम्र एक्सपायर हो गई है तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए और उसकी जगह कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, या उसको मजीद अगर उसमें फॉल्ट आ गए हुए हैं, डिफेक्ट आ गए हुए हैं, तो उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर की निगरानी के अंदर। ठीक है। अच्छा लुकमान साहब, मुझे बताइएगा कि आजकल अर्थ को एक प्रूफ बिल्डिंग्स बन रही हैं, दुबई में तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है और ये कहा जाता है कि वो जब ज़लज़ला आता है तो पूरी बिल्डिंग साथ ही शेक कर रही होती है। आई थिंक कोई सिस्टम ऐसा है, वो सिस्टम क्या है? देखें जी, ये सिस्टम जो है ना, ये जापान ने डिवाइस किया है, क्योंकि जापान में 1995 में खूब एक अर्थक्वेक आया था। अभी भी जापान में महीने में 15 से 20 अर्थक्वेक आते हैं। तो उन्होंने बुनियादों के अंदर ना, जैसे आप एक गाड़ी के अंदर शॉक लगे होते हैं, तो उन्होंने बुनियादों के अंदर एक डैम्पर सिस्टम बनाया हुआ बनाते हैं बिल्डिंग के बाद। जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी जो शेकिंग है या जो फोर्स है बिल्डिंग में ट्रांसफ़र नहीं होती, वो जो वाइब्रेशन होती है और नीचे ही उसको ज़ाया कर दिया जाता है, या जो पावर आप बिल्डिंग को अर्थक्वेक की वजह से लगती है उसको ज़ाया कर दिया जाता है और नीचे उसके सस्पेंशन सिस्टम लगाए जाते हैं। और ये चूँकि एक महंगी टेक्निक है और ये उन्हीं इलाकों में अडॉप्ट करनी चाहिए जहाँ पे हर वक्त ज़लज़ले का ख़तरा रहता हो। अच्छा, अब बात है कि ज़लज़ला जो है ना, वो एक बिल्डिंग का जो मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग है ना, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। यानी अगर आपने, क्योंकि उसका जो ग्रेविटी लोड होता है ना, उसके प्रोपोर्शनल उसके ऊपर ज़लज़ले की ताकत लगती है। तो उसके लिए हम अगर ज़लज़ला, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इमारत कभी भी ज़लज़ला प्रूफ नहीं होती, ज़लज़ला रेजिस्टेंट होती है, यानी ज़लज़ले की मज़ामत प्रूफ नहीं हो सकती, रेजिस्टेंट हो सकती है। ठीक है। तो डिफरेंस है दोनों के अंदर। प्रूफ में ये है कि जब ज़लज़ला है उसको उसका बाल भी बिका ना हो, लेकिन जब रेजिस्टेंस का मतलब है कि जब भी अर्थक्वेक आए तो उसके बाद बिल्डिंग रहने के काबिल रहे, उसके अंदर कोई रिपेयर मेंटेनेंस या कुछ भी हो रहा है तो आप उसको करके और दोबारा रहाइश के काबिल बनाएं। ये टेक्निक पाकिस्तान में आ गई है या पाकिस्तान की कुछ बिल्डिंग्स में शामिल की गई है? नहीं, देखिए, बीइंग ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब एक बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है तो सबसे पहले ये देखता है कि उस इलाके का सीज़मिक जोन क्या है या अर्थक्वेक जोन क्या है। पूरी दुनिया के इलाकों को हमने 4 जोन में तकसीम किया हुआ है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। अगर मैं एक बिल्डिंग लाहौर में बनाता हूँ तो ये सीज़मिक जोन 2 के अंदर है। ये टेक्निक जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग बनती हैं या चाहे लो राइज बिल्डिंग भी बनती हैं, सबके अंदर जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं तो उस इलाके के अंदर जो बड़े से बड़ा ज़लज़ला आ चुका होता है उसको मद्देनज़र रख के बनाया जाता है। यानी अगर जैसे जैसे जोन बढ़ता जाएगा, सीज़मिक जोन या अर्थक्वेक जोन 4 के अंदर आपको ज़्यादा ताकत देनी पड़ेगी बिल्डिंग में, क्योंकि वहाँ ज़लज़ले की ताकत फोर्सेस ज़्यादा है। यानी जो बिल्डिंग मैंने लाहौर में डिज़ाइन की है वो मैं कोयटा में नहीं बना सकता, क्योंकि कोयटा सीज़मिक जोन 4 के अंदर है, जबकि लाहौर सीज़मिक जोन 2 के अंदर है। जो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर शहर के अंदर कोई भी इमारत बनाएगा तो उसने ज़लज़ले को मद्देनज़र रख के बनानी होती है, ताकि जब अर्थक्वेक आए तो उस बिल्डिंग को कुछ ना और उसके रहायशियों के लिए काबिल इस्तेमाल रहे। अच्छा, मुझे बताएं कि सॉइल टेस्ट क्यों किया जाता है, ये क्या चीज़ होती है? देखें जी, सॉइल लफ्जी मिट्टी को हम इंजीनियरिंग में सॉइल कहते हैं। अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूं तो मिट्टी को हम सॉइल कहते हैं। अच्छा, अब सॉइल का मतलब है कि अगर एक बिल्डिंग एक जगह बनने जा रही है तो उस बिल्डिंग का जो लोड आता है वो नीचे जो मिट्टी है उसको सहार सकती है कि नहीं सहार सकती। हमने उसका एनालिसिस करना होता है, उसके लिए सॉइल इन्वेस्टिगेशन होती है। तो फिर अब सपोज एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पे बिल्डिंग आपने लाजमी बनानी है और ज़मीन भी नरम है, तो उसके लिए फिर इंजीनियर की खिदमत हासिल की जाती है। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि इस इलाके के अंदर बिल्डिंग नहीं बन सकती, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उसकी बुनियादें और उसको स्ट्रक्चर को ऐसे डिज़ाइन करूँ कि उस मिट्टी के साथ उसकी फेलियर ना हो या वो कोलैप्स ना हो। यानी जब आपने तमाम प्रॉपर्टीज एक बिल्डिंग के अंदर डालनी है तो आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हायर करेंगे। स्ट्रक्चरल इंजीनियर वो होता है जिसने बीएससी सिविल इंजीनियरिंग की होती है और एमएससी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की होती है और उसका 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस होता है उसके अंदर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्डिंग दलदल पे भी बन जाती है, लेकिन उसको बनाने वाला कोई इंजीनियर होना चाहिए जो उसको डिज़ाइन करे। इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ, जैसे पाम जो मेरा लगा लें, आर्टिफिशियल आइलैंड लगा लें आप। मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, अब दुबई में जितनी बिल्डिंग्स हैं वो डिफरेंट शेप्स की हैं, ऐसे बाहर से लग रहा होता है जैसे हमारे ऊपर गिर रही हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, देखिए जी, इंजीनियरिंग में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
अच्छा। आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे लोग समंदर के अंदर ब्रिज बना लेते हैं, मैंने अभी थोड़ी सी मिसाल दी है पाम जुमेरा जो आर्टिफिशियल आइलैंड है। अब समंदर के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं और आपके पास फाइनेंसेस हैं, रिसोर्सेज हैं, यानी आपकी जेब में पैसे हैं तो जो मर्जी बनवा लें। उसके लिए जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको ये नहीं कहता कि जी मेरे पास आपके मर्ज का कोई इलाज नहीं, वो इलाज करता है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में इस वक्त जितनी इंजीनियरिंग तरक्की कर चुकी हुई है, कोई किसी तरह की बिल्डिंग भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, 100 150 फुट ऊंची या 300 फुट ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं और वो बिल्कुल एफिशिएंटली काम कर रही होती हैं। जब ज़लज़ला आता है तो फिर भी वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने छोटा मकान बनाना हो या बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, उसके लिए आपको एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो आने वाले 70-80 साल या 100 साल के जो हालात हैं उसको पहले फोरसी करेगा और उसके मुताबिक बिल्डिंग का एनालिसिस करेगा और बिल्डिंग के अंदर उसके मुताबिक जान डालेगा। अब अगर आप कह रही हैं कि पाकिस्तान में ये टेक्निक जब भी जहाँ पे भी हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, वो चाहे पाकिस्तान में बनेगी, इंडिया में बनेगी, बांग्लादेश में बनेगी, उसको आपने इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड पे बनाया होगा तो बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंजीनियर लुकमान खान, आपने उनकी सारी गुफ्तगू सुनी है। कंस्ट्रक्शन जो है आजकल सबकी नीड है, क्योंकि हर इंसान ने अपने लिए एक ज़मीन लेकर अपने बच्चों के लिए घर, छोटा हो बड़ा हो, फ्लैट बनाना ही बनाना है। तो क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी एक फैमिली, एक पूरे सिस्टम, एक पूरे निज़ाम के लिए जो है एक चीज़ होती है। ज़रा सी भी गलती जो है ना वो आपको ले दे सकती है और ज़रा सी गलती जो है बाद में नुकसान हो सकता है। तो नुकसान से बचने के लिए जो टोटल स्टेप्स आपको पता है इसको फॉलो करें। तो ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन आसान नहीं है, महंगी बहुत है, लेकिन कहते हैं ना कि मटीरियल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो व्यूज़ हमें छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। ज़िंदगी जो होती है ना, उसका जो मरहला होता है वो इतना खुशियों भरा होता है कि ऑटोमेटिकली हम लोग एक प्रिपेयर कर रहे होते हैं, दिमाग हमारा जो है एक्सेप्ट कर रहा होता है कि एक नया मेहमान आने वाला है। और जब वो मेहमान आ जाता है, बेटी हो बेटा हो, तो डिफरेंट रिएक्शंस आते हैं मदर के, क्योंकि उसमें उसको मूड स्विंग्स भी हो रहे होते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो रहा होता है और बेबी ब्लूज भी हो रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम बात करेंगे ये क्यों होते हैं, क्या ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं या मदर्स जो हैं, जो माएँ नई बनती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। और अगर मैं आपको इससे रिलेट कर सकूं अपना वाकया, तो लिटरली ऑन द अराइवल ऑफ माई फर्स्ट बेबी मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी। मैं हज़ारों किताब रोती थी बैठ के और मैं समझती थी जैसे पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, मुझे कोई फीलिंग नहीं आती थी और मुझे लगता था जैसे ये जो बेबी है, बच्चा है, ये पता नहीं मैं कैसे पालूंगी, मुझसे एक्सेप्ट नहीं होता था। एंड देयर वाज अ लॉट गोइंग इन माई माइंड। और इवन के मैंने ये भी सुना है कुछ हल्का अहबाब के अंदर कि लड़कियां जो है सुसाइडल भी हो जाती हैं। वो इतना ज़्यादा जहन पे सवार कर लेती हैं कि वो कहती हैं कि दुनिया अब हमारी ख़त्म हो गई है, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम है बच्चा पालना, हमारे हस्बैंड के साथ जो कुर्बत है वो ख़त्म हो गई है क्योंकि अब बच्चा है वो बीच में आ गया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें दिमाग में आ रही होती हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होती क्या है, बेबी ब्लूज़ को कैसे कर्ब करना चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज या मेंटल एक्सरसाइजेज करनी चाहिए और कौन कौन सी रेमेडीज भी लेनी चाहिए इस डिप्रेशन को कर्ब करने में। और हमें ज्वाइन किया है, हमारे शोज का पहले भी हिस्सा रही हैं और हमें बड़ा ज़बरदस्त मशवरा भी देती हैं। वो इस वक्त यूके में मुकीम है, डॉक्टर अरीबा अतीक, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल एज अ कोच एंड थेरेपिस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं डॉक्टर अरीबा। बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर अरीबा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है, ये जो वर्ड है ये नॉर्मली आम लोगों को नहीं समझ आता और हमें भी नहीं समझ आता था कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कोई चीज़ है। वो तो आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को देखा कि उनको भी हो रहा था, इसका मतलब अच्छा हमें कोई चीज़ थी। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इसकी रिकॉग्निशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। मतलब लोग समझते थे कि ये शायद माँ की नाअहली है कि वो इन चीज़ों को कॉप नहीं कर पा रही, लेकिन आज से सिर्फ तकरीबन 50 से 60 साल पहले ही पता चला कि ये एक मेजर डिजीज है। ये कोई मतलब ऐसा मसला नहीं है माँ के साथ।
आम ज़बान में अगर मैं कहूँ तो बच्चे की पैदाइश के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा उदासी महसूस होती है और ये फेज अगर आपका 2 हफ्ते से ज़्यादा प्रोलॉन्ग करता है तो वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। अच्छा, ठीक है। मतलब कि 2 हफ्ते से ज्यादा बच्चा पैदा होने के बाद अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब है पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। अच्छा डॉक्टर रीबा, बीइंग साइकोपैथोलॉजिस्ट, आप क्या समझती हैं कि ये जो डिप्रेशन है ये कोई हार्मोनल चेंजेस होते हैं? बिल्कुल, हर चीज की जब हम डायसेक्शन करते हैं तो उसका लिंक हार्मोन्स के साथ ही होता है, क्योंकि जैसे ही मदर बेबी बर्थ के बाद उसके अंदर एक सडन हार्मोनल स्पाइक आती है। और वैसे अगर इसकी बात करूं तो इसका लिंक आपकी प्रेगनेंसी किस हाल में गुजरी उस चीज के साथ भी है, क्योंकि वो चीज डिसाइड करती है कि आपके अंदर कितना हार्मोनल सर्ज आएगा और कितना नहीं आएगा। बट हाँ जी, 80% इसका लिंक हार्मोन्स के साथ है और बाकी आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ होता है। इसका मतलब कि हार्मोनल चेंजेस जो है वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन को जो है वो इंक्रीज करते हैं। अच्छा, बेबी ब्लूज क्या होते हैं? बेबी ब्लूज भी यही होते हैं? ये हाँ जी, ये एक ही चीज का नाम है, मतलब मुख्तलिफ लैंग्वेज में, बट इट्स द सेम थिंग। अच्छा बेबी ब्लू। अच्छा डॉक्टर, मुझे बताएं कि इन चीज़ों को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? ये कोई थेरेपी लेनी चाहिए है या कोई मेडिकेशन लेनी चाहिए? कैसे हम इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं? हाँ जी, इसके अंदर ना मैं ये बात कहूंगी कि पहले तो आप अपने आप को और आप माँ से ज्यादा आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी इस चीज का ख्याल रखें कि मतलब जो भी नई माएँ हैं उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस देखें, मतलब अगर वो ऐसी पहले नहीं थी तो वो अब ऐसी क्यों हो गई है। दूसरा ये कि इसकी डिफरेंट डिग्रीज है, कुछ लोगों को बहुत माइनर होता है और कुछ लोगों को इतना मेजर हो जाता है कि 20% डेथ्स भी रिपोर्टेड हैं इसके अंदर। और वो डेथ के अंदर ये भी होता है कि माँ अपने आप को कभी मार देती है और कभी बच्चे को भी मार देती है। इसको इसलिए आइडेंटिफाई करना इतना ज्यादा जरूरी है। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की तरफ तो हाँ जी, इसके अंदर थेराप्यूटिक सेशंस होते हैं और अगर ये सुसाइडल थॉट्स की तरफ चला जाए तो मेडिसिन से भी हम हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा वो काम जो आप लोग कर सकते हैं माँ के गिर्द, वो ये है कि जैसे हम आपको भी पता होगा कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है एवरीबडी सो एक्साइटेड, अच्छी बात है, माँ भी एक्साइटेड होती है, माँ से ज्यादा बच्चे से प्यार और कौन कर सकता है, लेकिन हर कोई उसकी तरफ हो जाता है। बट मदर उसकी बॉडी हीलिंग फेज में होती है, वो भी उस फेज से गुजर रही होती है, हार्मोनल सर्ज। एंड मैंने देखा है हर कोई सिखाना शुरू कर देता है कि तुम दूध ऐसे पिलाओ, तुम ये करो, ये वो करो, ये चीजें उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रही है, उसको लगता है वो शायद नहीं कर पा रही, जबकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये डिफरेंट है, हर औरत के लिहाज से डिफरेंट है। कुछ के लिए ये बहुत नॉर्मल होता है, कुछ के लिए नेचुरली इतना इजी नहीं होता। सो प्लीज अगर इस टाइम के ऊपर उसे प्रेशराइज ना किया जाए तो ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सेकेंडली, अगर वो इरिटेटेड है या वो बच्चे को नहीं देख रही तो रादर देन ये कहने की बजाय कि तुम कैसी माँ हो या तुम नहीं समझा रही, ये एक पहला साइन है कि शी इज नॉट नॉर्मल राइट नाउ, इसको अटेंशन की और हेल्प की जरूरत है। डॉक्टर रीबा, आपने बात बहुत अच्छी की है। सोशल नॉर्म, सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना, आप ये बात बिल्कुल रिलेटेबल है कि दूध पिलाना नहीं आ रहा, बच्चे को डिकार दिलाना नहीं आना, बर्प नहीं सही कर रहा, वो रात को जो है कॉलिक है, वो कॉलिक जो है वो रो क्यों रहा है, एंड थिंग्स अराउंड अस, इवन के 40 डेज आर वेरी क्रूशल। तो उन 40 दिनों में आप क्या रिकमेंड करती हैं, कैसे इस चीज़ को, इस पीरियड को लेके चलना चाहिए? देखिए, इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन तो ये कि ये आप बेबी बर्थ से पहले ही करें। हमारे यहाँ पे इतना कॉमनली होता नहीं है, लेकिन मदर्स खुद भी ऑनलाइन देख के पहले जरा ये देख लें कि बेबीज को आप मतलब क्या फर्स्ट स्टेप्स होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि पेरेंटिंग क्लासेस। और ये सिर्फ मदर्स नहीं, फादर्स के लिए भी इक्वली जरूरत है, क्योंकि वो दोनों मिलके संभाल रहे होंगे। दोनों को समझने की जरूरत है कि अगला आने वाला कुछ वक्त बहुत सख्त होने वाला है। सेकेंडली ये कि आप इस टाइम के ऊपर मदर को सपोर्ट दें, और मेरा ख्याल है जो चीज सबसे ज्यादा नहीं करनी चाहिए दैट इज द जजिंग बिहेवियर, कि वो कैसी है। देखिए, हर इंसान मुख्तलिफ है, हर इंसान की कैपेसिटी मुख्तलिफ है। सो अगर किसी एक ने या अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला भी करेगा, हो सकता है वो किसी और चीज में अच्छा हो। तो ये एक चीज है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसका 80% लिंक आपके इमोशनल सपोर्ट और सराउंडिंग से होता है, और ये विदाउट मेडिसिन भी हील कर सकता है। पर अगर उसके बावजूद अगर किसी माँ को ये ख्याल आ रहा है कि
ये बच्चा क्यों है। या मैंने एक दफा अपने एक पेशेंट को ये भी कंप्लेन करते हुए देखा था कि वो ये कहती थी कि मेरा दिल करता है मैं इसे उठा के दीवार में मार दूं। तो ये बहुत सीवियर सिम्टम्स है। उसको चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द किसी से बात करे, और अगर उसके इर्द गिर्द को इतना सपोर्टिव मौजूद नहीं है तो प्लीज अपने डॉक्टर के साथ ये शेयर करें, क्योंकि इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनसे वो आप रिवर्स नहीं कर पाते। अच्छा, पाकिस्तान में इन चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं की जाती, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम अब जो है बहुत ज़्यादा जो है पोस्टनेटल ट्रॉमास के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, बेबी ब्लूज़ के ऊपर बात हो रही है। तो ये एक एक्सप्रेशन लॉस होता है, या एक तो हीलिंग फेज तो आप बता रही हैं, मगर व्हाट्स इन द पेशेंट्स माइंड, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? आई थिंक देखिए, आपने ये भी फील किया होगा कि हार्मोनल सर्ज जब भी होता है, मतलब अगर आप 1 मिनट के लिए बेबी ब्लूज को या हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन को साइड भी कर दें, वैसे भी जो हार्मोनल चेंज होता है वो एक औरत के ऊपर इफेक्ट करता है। एक चीज ये समझने की जरूरत है कि औरत और मर्द दोनों के हार्मोन्स डिफरेंट तरीके से प्ले करते हैं, ये सेम क्रिएचर्स नहीं है। सो वुमेन के ऊपर हर चीज का इफेक्ट बहुत मल्टीप्लाई होकर आता है। सो हार्मोनल चेंज तो उसके अंदर आई है। सेकेंडली, अगर उसको लग रहा है कि वो ये नहीं कर पा रही, तो वो चीज हार्मोन्स की वजह से मल्टीप्लाई हो जाती है। और हम दोनों रिलेट कर सकते हैं एज अ वुमेन कि जब हमें लगता है कि कोई चीज नहीं हो रही एंड देन देयर इज अ क्वास, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा कैसे होगा, उस टाइम पे वी नीड हेल्प। सो दिस इज द थिंग जो माँ के माइंड में चल रही होती है। उसको लगता है मैं एक अच्छी औरत नहीं हूँ। एंड हम दोनों कह सकते हैं कि गुड गर्ल सिंड्रोम कितना ज्यादा कॉमन है। हर औरत अच्छी माँ बनना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज तक किसी भी ऐसी औरत से मिली हूँ जिसको अच्छी माँ ना बनना चाहती हो। सो फेलियर, वो फेल होने का डर इस चीज को इनिशिएट करता है। अच्छा डॉक्टर भाई, ये भी बताएं कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ के दूध ना पिलाना ना, क्योंकि ख़वातीन ऑब्वियसली बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं, वर्किंग वुमेन भी है, दूसरी ख़वातीन जो कि कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो उसके ऊपर भी एक सोशल प्रेशर आता है, जिसमें मैंने देखा कि बहुत सी ख़वातीन जो हैं डिप्रेशन का शिकार होती हैं और डॉक्टर्स ही बहुत उनको डिप्रेस कर देते हैं। आपसे मैं डिसएग्री नहीं करूंगी कि अब जो न्यू ट्रेनिंग्स भी आ रही हैं उनके अंदर ये ट्रेन किया जा रहा है कि आप ऐसी बात ना करें, और समटाइम्स यस करते हैं पर करना नहीं चाहिए। लेकिन ये आज मतलब मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि दूध पिलाने का प्रोसेस हर औरत के लिए मुख्तलिफ है और दूध आने का प्रोसेस भी मुख्तलिफ है। समटाइम्स औरत वाकई ट्राई कर रही होती है पर वो नहीं आता, ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सेकेंड फेज आ जाता है कि आने के बाद जब आप क्या उसे रिलेट कर पा रहे हैं। आजकल ब्रेस्ट पम्प्स और डिफरेंट चीजें अवेलेबल हैं, उनकी हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब वो कोई नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो आप जरूर करें, और इन सब चीजों की मदद से अगर आप कर ले तो ठीक है, और अगर नहीं भी हो रहा तो इट्स फाइन। सम टाइम नेचुरली भी ये पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए फॉर्मूला मिल्क अवेलेबल है। बस मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को अगर खुद नहीं पिला पा रहे तो वो फॉर्मूला मिल्क जरूर दे दें। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं, गाइड भी करें कि कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए इन केस ऑफ बेबी ब्लूज, इन केस ऑफ डिप्रेशन, पोस्टनेटल ट्रॉमास, बीटा ब्लॉकर्स खिलाने चाहिए, एंजाइटी पिल्स देनी चाहिए, कौन सी ऐसी पिल्स जो हैं या मेडिसिन जो हैं वो देनी चाहिए साथ? मैं इसमें कहूंगी आपको बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, ये बहुत खतरनाक चीज है, खासतौर पर जहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन आ जाता है। पेट दर्द की बात हो तो दैट्स अनदर थिंग। एंजाइटी पिल्स से मामला स्टार्ट होता है, लेकिन क्योंकि आई विल टोटली सजेस्ट कि ये डॉक्टर के मशवरे से लें, क्योंकि ये आपको ऐसा भी पॉसिबल है कि आप ज्यादा अमाउंट में ले लें और वो नेगेटिव रोल प्ले करे, और ये भी पॉसिबल है कि आप इस तरह लेना शुरू हो जाएं कि वो आप एडिक्शन हो जाए, क्योंकि इसका इन मेडिसिन को देने का एक पैटर्न होता है। आपको इनको स्टार्ट ऑफ करना है एंड देन टेपर ऑफ करना है। ठीक है। कोई लाइफस्टाइल में चेंजेस के ऊपर आप कोई मशवरा देती हैं? एक वुमेन, उसने एक बच्चा भी पैदा किया है, 40 डेज का पीरियड गुजरा है, तो क्या लाइफस्टाइल उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, माइंड डाइवर्ट हो ताकि दिल लगे? ऑब्वियसली बॉडी चेंजेस भी आते हैं, और बॉडी चेंजेस सबसे मेजर चेंजेस होते हैं जिसमें ख़वातीन जो होती हैं बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। नहीं करता कि हर औरत के लिए कितना मुश्किल होता है वो बॉडी चेंजेस एक्सेप्ट करना जो एक बेबी के बाद आती है। इसके लिए मैं आपको ये कहूंगी कि एक तो बी प्रिपेयर्ड, आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि ऐसा सब कुछ होने वाला है, ये इट्स नॉट ऑल ग्रीन, ये एक टफ फेज है, उसके बाद ये बेहतर होना शुरू हो जाता है। सेकेंडली ये कि ब्रेन हमारा एक पैटर्न के ऊपर वर्क करता है और हमने उस पैटर्न को ब्रेक करना होता है। सो यस, आप अपने इर्द गिर्द को खूबसूरत चीजों से सजा लें,
अपने इर्द गिर्द खूबसूरत फूल रखें, अपने इर्द गिर्द अगर आपको पेंटिंग्स अच्छी लगा सकते हैं तो आप लगा लें। हल्की फुल्की, आई नो उस टाइम चलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप चल नहीं भी रहे तो विंडो खोल के थोड़ी देर अगर आप तेज हवा में 10 to 20 टाइम डीप ब्रेथ्स ले लें तो वो भी आपके ब्रेन स्टिमुलेशन को कर सकता है। इसके अलावा कॉमेडी शोज, मतलब मैं तो कहती हूँ अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा और आपने अपने आप को उस टाइम पे खुश करना है तो कोई भी कॉमेडी शो स्विच ऑन कर लें। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है क्योंकि वो एक टफ फेज है और सबकी हेल्प की वजह से ही रिकवरी होती है उसके अंदर। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ आपको पूछना चाहूँगी कि ये जो डिप्रेशन है ये अब रूल आउट हुआ है, पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी। हमारी अम्माएँ या नानियाँ या दादियाँ या व्हाटसोएवर, तो उनको कैसे बताएं कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन आवर माइंड विच इज़ नॉट फाइन, हम नहीं ठीक हैं। बच्चे तो सब, उनके एक ही चीज़ होती है, बच्चे तो सब पैदा करते हैं, हमने भी किए हैं, हमने तो 2-3 4 सालों में 2 बच्चे पैदा किए हैं। तो ये चीज़ को कैसे, इस टैबू को हम ख़त्म कर सकते हैं और इस अवेयरनेस को हम बढ़ा सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है? सबसे पहले तो मैं और आप दोनों मिलकर सबसे पहला स्टेप उठा चुके हैं कि हम ये काम करेंगे, हम एक प्लेटफॉर्म जिसे बहुत ज्यादा लोग देखते हैं उससे बात कर रहे हैं। सेकेंडली, आजकल डिस्कशन से ये बातें काफी कॉमन हो रही है। अनफॉर्चुनेटली उस जनरेशन को, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जितना ज्यादा एज का होता है उसे समझाना उतना ज्यादा मुश्किल काम है, और क्योंकि वो कर चुके हैं उन्हें समझाना मुश्किल है। सो आई वुड सजेस्ट कि उनको समझाने के बजाय खवातीन जो मेरे और आपकी एज ग्रुप में है और जो इन फेज में से गुजर रही हैं, आप अपने आप को समझाएं कि आपने इनकी बातों से इफेक्ट नहीं होना, क्योंकि सम टाइम वो अपना वक्त गुजार चुके हैं, वो चेंज नहीं होगा। कुछ समझ जाएंगी लेकिन कुछ कभी भी नहीं समझेंगी। हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम अपने आप को उन चीजों से इफेक्ट ना होने दें, क्योंकि ये अब एक डिफरेंट एरा है और हमने इसके मुताबिक चलना है, क्योंकि वक्त के साथ बदलना ही सबसे ज्यादा बेहतर होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीबा अतीक, साइकोपैथोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन की है। व्यूअर्स, हमने डिस्कशन यही है कि जिन ख़वातीन को बेबी ब्लूज़ होते हैं, जिन ख़वातीन को पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होता है बच्चा पैदा करने के बाद, तो उसको हम कैसे जो है वो ख़त्म कर सकते हैं और कितना टाइम दरकार होता है, और उसके साथ साथ कौन कौन सी रेमेडीज़ लेनी चाहिए, लाइफस्टाइल में कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए, और इर्द गिर्द की बातों को कैसे अपने आप से दूर रखना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी जहाँ होती है वो ऑटोमेटिकली दूसरे के ऊपर भी नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस करती है, और ये डिप्रेशन बिल्कुल होती है। हम सब ने एक्सपीरियंस किए, मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, जिसका अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल काम है। मगर कहते ना कि मियाँ बीवी एक गाड़ी का पहिया है और हस्बैंड सपोर्ट के बगैर आप किसी भी चीज़ को जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते। और उसके बाद आती है आपकी फैमिली भी बहुत मैटर करती है, और हम बार बार इसलिए फैमिली के ऊपर बात करते हैं क्योंकि फैमिली मैटर करती है, फैमिली की एक एक चीज़ जो है मैटर करती है। अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो चीज़ें आसानी से ख़त्म हो सकती हैं, और अगर नया ना समझें तो वही हाल होगा जितना कि हमने आज बताया आपको कि कितनी ख़वातीन जो हैं वो इन चीज़ों का शिकार हैं और आगे भी रहेंगी अगर हमने ये बातें ना की तो। व्यूअर्स, यहाँ छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, बात करते हैं सेहत के हवाले से। कहते हैं ना कि हाजमा जो है, मैदा जो है और उसके मसाइल जो है संगीन मसला बन चुका है, और हर दूसरा शख्स जो है इस मसले का शिकार है। कभी ऐसा कहते हैं कि मैदे में जलन हो रही है, कभी तेजाबियत हो रही है, और कभी ये कहा जा रहा है कि कब्ज़ का जो मर्ज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आंतों की सोजिश के ऊपर भी बात हो रही है, मगर ये वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, दायमी कब्ज़ क्यों होती है, इसके साथ साथ अल्सर क्यों होता है, और अक्सर देखा है कि मुंह जो है वो छालों से भरा होता है। क्या प्रॉपर सिस्टम होता है जो कि सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, जिसके ऊपर काम नहीं किया जाता, और हम लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले भी खा रहे होते हैं और तेज़ कहते हैं ना कि मसालों का इस्तेमाल भी किया जाता है, मगर उसके साथ साथ कहते हैं कि आराम नहीं आया, अफाका नहीं आया। तो अफाका कैसे आएगा, कैसे आराम आएगा? तो आज हम इस तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, और निज़ाम की कमज़ोरी कहाँ है, आंतों के ज़ख्म क्यों होते हैं, जिसका इलाज जो है अगर वक्त पे ना किया जाए तो कितना बड़ा मसला हो सकता है, जिगर और मैदे की सोजिश के ऊपर भी बात करेंगे, कब्ज़ के ऊपर भी बात करेंगे, बल्कि आज हम टिप्स भी लेंगे और आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे कि आप घर में जो हैं वो कौन कौन सी रेमेडीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने किचन से ही कुछ चीज़ें लेकर जो है कैसे अपने आप को आराम दिलवा सकते हैं, कहाँ डॉक्टरों पर भागना, कहाँ भारी भारी मेडिसिन लेना और उसके बाद भी आपको आराम नहीं आता, तो उसका हल क्या है।
आज हम आपको हल बताएंगे और हल बताने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है, आपने उनको पहले भी देखा है डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर, उनकी नुस्खे जो हैं वो आप आजमाते भी हैं, तो हमने सोचा कि आज हम उनको मदू करें। हकीम मुजम्मिल हुसैन साहब जो कि हमारे शो का आज हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आप खैरियत से हैं? ठीक है माशाल्लाह, शुक्र है। आप बताएं ठीक है? जी अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब आज टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबका ये मसला है, घर में किसी ना किसी दो लोगों को ये तो मसला है जी, आंतों की सोजिश हो गई, कब्ज का मसला हो गया, और कब्ज तो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा बच्चे मुतासर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और दायमी कब्ज का शिकार हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अल्सर, हर दूसरा बंदा जी इसको तो अल्सर है, इसको तो अल्सर है, मुंह में छाले हैं, मुंह पका हुआ है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, कैसे इन सब चीज़ों को हम ख़त्म करें? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अहमियत हासिल कर चुका है इस दौर में मैदे के अमराज के मुतल्लिक़ आगाही फ़राहम करना। ये हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है। मतलब निज़ाम इंहज़ाम अगर ठीक नहीं है तो फिर हमारे जिस्म का कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो ठीक नहीं काम कर रहा होता है। अब मैदा लिखें कागज़ पे। मैदा? हाँ जी। अच्छा ठीक है। इसमें 4 लफ्ज़ हैं, मीम एन दाल, दाल हाँ। मीम के आगे लिखें मियारी खुराक, ठीक है। एन के आगे लिखें उम्दा हाजमा, उम्दा हाजमा, ठीक है। दाल के आगे लिखें दुरुस्त हाजमा, ठीक है। और हे से हमेशा तंदुरुस्ती, हे से तंदुरुस्ती, हमेशा तंदुरुस्ती, हमेशा तंदुरुस्ती। मियारी खुराक होगी तो दुरुस्त हाजमा होगा। वाह, मियारी खुराक। हमने मियारी खुराक का जो है ना वो क्राइटेरिया, हमारे पास वक़्त नहीं है। मैदे की बीमारियां पैदा ही इसलिए हो रही हैं कि हम लापरवाह हो गए हुए हैं। हम हर चीज़ को, कपड़ा ख़रीदते हुए बहुत कुछ नाक छांक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सब्ज़ी कहाँ से ख़रीद रहे हैं हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है। हम खाना किस आइल में खा रहे हैं हमारी उस तरफ तवज्जो नहीं है। क्या हम खाना भूख से खा रहे हैं, बग़ैर भूख के खा रहे हैं, तलब से खा रहे हैं, बग़ैर तलब के खा रहे हैं, या जिस खुराक को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस मसाला जात में बनी है, हमारा इसमें कोई तवज्जो नहीं है। हमें सिर्फ ये तवज्जो है कि ये जायका कितना अच्छा बना। जब हमने मेयार ख़त्म कर दिया खुराक में तो फिर हाजमा ख़राब हो गया। तो जब हाजमा ख़राब होता है तो फिर उसके मुतल्लिक़ा जितने अमराज हैं, तेज़ाबियत आपने एक नाम सुना होगा। तेज़ाबियत एक ऐसा मर्ज़ है कि जो मैदे की ख़राबी की शुरुआती अलामत तो ज़रूर होता है, लेकिन यही अलामत आगे जाके आपको अल्सर की तरफ ले जाती है, यही अलामत आपको जाके बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग की शक्ल में ले जाती है, अल्सर में ले जाती है, आंतों के वर्म की में ले जाती है, कब्ज़ में ले जाती है, बदहज़मी में ले जाती है। ये सारे नाम मैदे के मुतल्लिक़ हैं। लेकिन ये पैदा कब हुए? जब हमने मियारी खुराक खाना छोड़ दी। सब स्टैंडर्ड फूड खाए हमने जी, मतलब है। सब कुछ जब हमने मियार से हट के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देखें, आपको भूख लगी है और आप भूख चाय से मिटाएंगे तो वो क्या करेगी? वो तो अंदर जाके गैस बना देगी, तेज़ाबियत बना देगी। या भूख के वक्त आप कुछ और चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपको ग़िज़ा चाहिए थी वो नहीं ले रहे हैं, तो उससे फिर मैदे की ख़राबी होती है। तो इसलिए मियारी खुराक तो उम्दा हाजमा होगा, तो दुरुस्त हाजमा होगा तो हमेशा तंदुरुस्ती होगी। वाह। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों को जो है वो थोड़ी तवज्जो करनी चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं है। हम अपनी खुराक पर तवज्जो देके इन सारी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खुराक के ऊपर बात हो रही है, तो रोज़मर्रा की जो खुराक है, जो ग़िज़ा है, उसमें ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ हम ला सकते हैं जिससे कब्ज़ ना हो? फिर आसान कर देता हूँ, तेज़ाबियत लिखें। तेज़ाबियत जी। अच्छा, इतनी उर्दू आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं लिख लूँगी जी। तेज़ाबियत, ठीक है। हाँ जी। इसमें है ते से तेज मिर्च छोड़ दें। ओके, ठीक है। ते से तेज मिर्च छोड़ दें। हाँ जी, तेज मिर्च छोड़ दें अगर आप मैदे की बीमारियों से बचना चाहते हैं। ये याद रखें, मैदे की बीमारियां सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होती हैं। इतने नुस्खे आ गए हैं, इतनी रेमेडी आ गई हैं, इतने मशवरे आ गए हैं, इतनी लोग ये चीज़ें शेयर की जा रही हैं, उसके बावजूद मैदा अगर ठीक नहीं हो रहा तो वो हमारी लापरवाही है। क्योंकि हम मैदा सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी एहतियात, मेरा अक्सर एक जुमला है, बहुत ज़्यादा वायरल है, एहतियात कर लें आपको परहेज से बचा देगा। मतलब परहेज तक पहुंचने से पहले पहले एहतियात कर लें। तो मैं आपको मैदे की जितनी बीमारियां हैं उनका हल इन चंद अल्फाज में देना चाहता हूं। तेज से तेज मिर्च छोड़ दें। आगे ये है, यख ठंडा पानी छोड़ दें। अच्छा, ठीक है। यख ठंडा पानी छोड़ दें। आगे जे है, ठंडा पानी नहीं पीना आपने। हाँ जी, बिल्कुल नहीं पीना, ठंडा पानी आपने नहीं पीना।
ये आती है, तेजा, ते से ये आगे जे आती है। ये सब के लिए बड़ा जो है वो परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये छोड़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हाँ, जिंगर बर्गर छोड़ दें। हाँ। जी। कैसे छोड़े, मजा ही उसमें है। तो फिर मैदे की दवाइयाँ ना छोड़ें, फिर साथ उनको लेके चले। अच्छा, जिंगर बर्गर छोड़ दें। जी। और ते से तेज मिर्च छोड़ दें, ये से यख पानी छोड़ दें, ठंडा पानी छोड़ दे दें, से जिंगर बर्गर छोड़ दें, जिंगर बर्गर छोड़ दें। आगे है अलिफ, अच्छी नींद लें। अच्छी नींद लें। जी, जितनी आपकी अच्छी नींद है ना, जितनी जरूरत है, हाँ। उतनी आप 8 नींद लें। घंटे से ऊपर क्या लेनी है? हाँ जी, 6-7 घंटे आपकी नींद होनी चाहिए, आपका मैदा कभी खराब नहीं होगा। ठीक है। हाँ अलिफ जी। आ गया, फिर आगे ये आगे बे है। हाँ, बे। बगैर भूख के कभी खाना ना खाएं। अच्छा ठीक है, अच्छा भूख हो तो खाना खाएं। भूख हो तो खाना खाएं, अगर 2 दिन भी भूख नहीं है तो खाना ना खाएं, आपका मैदा सही हो जाएगा। अच्छा, हम भरे पेट खा रहे होते हैं, मतलब आप मेरी दावत करें और अच्छा खाना खिला दें, इसके बाद मुझे कैमरामैन दावत पे बुलाएं, वो और अच्छी चीज़ें दे दें। हाँ। तो मुझे अच्छी चीज़ें दे के अपने मैदे पर जुल्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको रोक देना चाहिए। जब तक कि पहली खुराक हजम ना हो, हमें दूसरी खुराक की तरफ नहीं जाना चाहिए। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम भरे पेट खा रहे होते हैं। कभी भी बगैर भूख के खाना ना खाएं। बगैर भूख के कितना गैप देना चाहिए एक खाने से दूसरे खाने के अंदर? 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे। हाँ जी, 4 से 5 घंटे पहली खाई हुई खुराक को लगते हैं हजम होने में। फिर हजम होने के बाद उसके फुजले ने खारिज होना है, जो उसका इखराज बनाना है वो 12 से 16 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर 12 से 16 घंटे में हजम शुदा खुराक खारिज नहीं हो रही है तो फिर कब्ज की बीमारी जन्म ले रही है। ठीक है, मतलब उसका इखराज नहीं है तो फिर आपको कब्ज की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर दायमी कब्ज आ जाती है। अब ये बियत, फिर आ गया ये। हाँ जी, अब ये पहली 4 चीज़ें जब आप मैनेज कर लेंगे, तेज से तेज मिर्च छोड़ देंगे, ये से यख ठंडा पानी छोड़ देंगे, जे से जिंगर बर्गर छोड़ देंगे, अलफ से अच्छी नींद लेंगे, और इसके बाद क्या है, बे था ना। हाँ जी, बगैर भूख के कभी खाना नहीं खाएंगे, तो फिर ये से यकीनी हो जाएगी, तेज से तंदुरुस्ती हो जाएगी। वाह, बस ये आपने अच्छा समझा दिया जी। फिर आपकी यकीनी तंदुरुस्ती है। मैदा दुरुस्त तो जिस्म तंदुरुस्त। हमने हमेशा सुना है कि कब्ज उम्मुल अमराज है। हमारे एक बहुत मारूफ जो है वो हकीम साहब है, हकीम अजमल खान साहब, ये दिल्ली से हैं, इनकी एक बड़ी मशहूर किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है सिर्फ कब्ज उम्मुल अमराज नहीं है, मैदे के सारे अमराज ही उम्मुल अमराज हैं। मतलब मैदे की कोई भी बीमारी आपको लग गई है तो फिर समझ लें कि इसके साथ आपको कोई ना कोई और बीमारी जो है वो आ जानी है। मतलब जो बंदा हर वक्त ब्लॉटिंग में है, हर वक्त तबखीर में है, हर वक्त सीने में जलन में है, उसमें चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा, उसमें तलखी भी आ जाएगी, उसमें सर दर्द भी आ जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग सीने में जकड़न की वजह से, सीने की दर्द की वजह से परेशान होते हैं और वो महसूस करते हैं कि मुझे दिल का आर्जा हो गया, दिल का अटैक हो गया, लेकिन जब वो चेक करवाते हैं तो वो मैदे का मसला होता है। मतलब दिल पर भी दबाव इन्हीं की वजह से। लोग कहते हैं गैस जो है वो यहाँ से यहाँ चली गई। हाँ जी, वो क्या होता है? ये एक नाम मिल गया हुआ है गैस। गैस बनती क्यों है, हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी होगी। हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि जब आप खाना खाएं तो अगर 3 हिस्से खाना है तो 1 हिस्सा खाली छोड़ दें। मतलब इतनी कंट्रोल करें ना, वही वाली बात आ गई कि पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। मतलब मैदे में इतनी जगह छोड़ें कि वो ग़िज़ा को हल कर सके। जब हम इतनी जगह नहीं छोड़ते हैं तो वो फिर फुजला बनता है, वो जल जाती है खुराक। जब उसके हजम की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, वो ग़िज़ा जलती है, जलती हुई जैसे एक धुआं उठता है वैसे एक हवा बनती है, वो गैस ट्रबल की शक्ल में हो जाती है, तेज़ाबियत की शक्ल में हो जाती है। वो ऊपर की तरफ आए तो एसिड रिफ्लेक्ट बन जाता है, नीचे की तरफ जाए वही एसिड्स फिर अंतड़ियों में जमा हो जाते हैं, अंतड़ियों में जमा होकर फिर कब्ज़ की शक्ल बनाते हैं। कब्ज़ बिगड़ जाती है तो बवासीर की शक्ल बनाते हैं, बवासीर बिगड़ जाती है तो फिर नासूर बगंदर जैसे ख़तरनाक बीमारी जन्म लेती है जो फिर बहुत तकलीफ दे होती है। तो हमें स्टेप बाई स्टेप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेना चाहिए। किससे? मियारी खुराक से। अब आप बताएं कि मियारी खुराक, तो जो आपको सुन रहे होंगे वो सोचेंगे कि उन्होंने मियारी खुराक क्या खानी, उनके मियार के मुताबिक तो जंक फूड ही मियारी है, क्योंकि जो बाजार से लिया जाता है वही मियारी होता है। घर के खाने तो वैसे ही हम कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा ये बताएं कि घर में हम कैसे इलाज कर सकते हैं? 50 साल पहले जैसे लोग रहते थे ना खाने में, आप उस पे आ जाएं।
अच्छा, वैसे कहें? हाँ जी, वैसे बिल्कुल। मैं पूछूंगी, हम रेमेडीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। आप बताएंगे कि कौन सी चीज़ का इलाज हम घर में कैसे कर सकते हैं, हमारे किचन जिसको फार्मेसी समझा जाता है उससे इलाज कैसे मुमकिन होता है। व्यूअर्स, यहाँ छोटी सी ब्रेक लेनी है, मगर आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक व्यूअर्स। मैदे के मर्ज़ के ऊपर बात कर रहे थे और हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी रेमेडीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कब्ज़, आंतों की सोजिश, मुंह के छाले, अल्सर और बहुत सी ऐसी बीमारियां जुड़ी हैं मैदे से हम कर्ब कर सकते हैं, हम उनका ख्याल रख सकते हैं ताकि आगे आने वाले सालों में ये बदतर से बदतर ना हो सकें। तो हकीम मुजम्मिल हुसैन साहब जो हैं हमारे साथ काउंटर पर मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि किचन में से जो कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो कि आप अपनी ज़िंदगी का, अपने लाइफस्टाइल में उसको हिस्सा बना सकते हैं। जी हकीम साहब, जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि हमें 50 साल पहले वाली खुराक पे आ जाना चाहिए। तो जैसे ही वो देसी खुराक में हम रहेंगे ना, तो उसमें फिर हमारी बीमारियां बहुत ज़्यादा कम से कम तर रहेंगी। आपने 2-3 बार एक जुमला दोहराया कि किचन में पड़ने वाली जो चीज़ें हैं, ये सब पहले भी मौजूद थी, आज भी मौजूद हैं, लेकिन हमें उनकी तरफ तवज्जो नहीं हो पा रही है। मिसाल के तौर पर ये एक छोटी सी चीज़ है, ये देखें, सौंफ। हाँ जी, ये सौंफ किस घर में नहीं है? सबके घर में होती है जी, सबके घर में सौंफ मौजूद होती है। लेकिन ये सौंफ हमारे मैदे के जुमला अमराज को कितनी तेज़ी से ठीक कर सकती है, ये हैरान कुन तौर पर है। अच्छा। आपके पेट में गैस बन रही हो, पुराना अल्सर हो रहा हो, एच पाइलोरी आजकल एक बड़ा नाम है, वो लोगों को जो है वो जब पॉजिटिव आ जाता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं और उनमें बहुत सारी तेज़ाबियत जन्म ले लेती है। इसके साथ एक नुस्खा हमने तजवीज़ दिया हुआ है जो पुराने बुज़ुर्गों ने ही तरतीब दी है, हमने आगे उनको लोगों तक पहुंचाने की एक कावश की और अल्लाह के फजलो करम के साथ बहुत सारे लोगों का अल्सर इसके साथ ठीक हो चुका है। ये सौंफ है 50 ग्राम और ये इसको भी आप जानते हैं, अगर आप किचन में रहते हैं, कभी कभी कभार रहते हैं, हल्दी। हाँ जी, हल्दी हम सिर्फ सालन में इसलिए डालते हैं कि रंग बदलने के लिए। हालांकि हल्दी सालन में इसलिए डाली जाती थी कि इसके साथ जो भी हम ग़िज़ा खा रहे हैं उसमें कोई नुकसानदेह चीज़ है तो वो ये ख़त्म कर देती है। मतलब ये एंटीबैक्टीरियल है, इसमें बहुत हद तक अफादियत होती है। 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम हल्दी और इसके साथ ही आपने एक चीज़ ये लेनी है, ये है मुलट्ठी। ये पान वाली होती है। जी, पान वाली होती है। पान में लोग ये इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मुलट्ठी बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर पैदा होने वाली तबखीर, जिस्म में पैदा होने वाले ख़तरनाक बैक्टीरिया को ख़त्म करने की भी सलाहियत रखती है। अच्छा, मुलट्ठी। और ये मुख्तसर तरीन नुस्खा है। देखिए, गला खराब हो तो कहते हैं मुलट्ठी खाओ। बहुत मशहूर इसीलिए है कि गला खराब है तो मुलट्ठी ले लें, क्योंकि गला खराबी की वजह कोई रतूबत होती है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो चिपकी होती है, तो इसने उसको साफ करना होता है। तो जो गले में चिपकी हुई चीज़ साफ कर सकती है वो आंतों में भी चिपकी हुई चीज़ साफ कर सकती है। अच्छा, ये 3 चीज़ें लेनी हैं। ये 3 चीज़ें हैं, ये नुस्खा मुकम्मल है। कितने ग्राम लेना है? 50 ग्राम वो, 50 ग्राम ये और 50 ग्राम ये। 50 ग्राम मुलट्ठी, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम हल्दी। जी बिल्कुल ऐसे ही। कावा बनाना है? नहीं, इसका सफूफ ही बनाना है बस। ये दवाई तैयार है। अच्छा, और 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम आधा चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ। जिन लोगों को अल्सर है, जिन लोगों की आंतें कमज़ोर हैं, जिन लोगों को एच पाइलोरी हो चुका हुआ है और या जिन लोगों को कोई पेट पे सोजन आ चुकी हुई है, मतलब पेट के निचले हिस्से पर भी दबाव महसूस होता है, सोजन महसूस होती है, अक्सर तरीन नुस्खा है ये उनके लिए। इसके साथ तेज़ाबियत, तबखीर, ये मेरा मालिक मुझे माफ़ फरमाए, मुबालगा ना हो जाए, ये लोगों ने इस्तेमाल किया, उन्होंने फीडबैक दिया, तो फिर ये मैं बातें बता रहा हूँ आपको कि उनके बहुत सारी पुरानी दवाइयाँ जो मैदे की हैं वो छूट चुकी हैं इसके इस्तेमाल के साथ। अगर मर्ज़ ज़्यादा है और पुराना है 5 साल से तो फिर इसको दिन में 3 बार लें। अगर 2-3 माह से है तो सिर्फ इसको 1 से 2 बार लें, सुबह और शाम खाने के बाद, तो इसके साथ ठीक हो जाएगा। ठीक है। मैदे के अमराज के अंदर जो खतरनाक एक बीमारी होती है वो कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़। कब्ज़ जब तक मौजूद हो तब तक किसी भी बीमारी का हल मुमकिन नहीं हो सकता है। तो हमें कब्ज़ को हल करने के लिए भी एक आसान नुस्खा जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे कब्ज़ पुरानी से पुरानी भी ठीक हो सकती है और जो वक्ती होती है वो भी ठीक हो सकती है। ये एक चीज़ है, आसानी से मिल जाती है, मुश्किल नहीं है। ये सना मक्की है। सना मक्की के? हाँ जी, सना मक्की, क्योंकि ये मक्का शरीफ के पहाड़ों में इसकी ज़्यादा पैदावार है तो उस निस्बत से इसको सना मक्की कहा जाता है। वैसे भी दुनिया में ये पाई जाती है सना मक्की। ये आपने ले लेनी है। इसमें ये तिनके होते हैं, ये मैंने खुद नहीं निकाले, दिखाने के लिए सिर्फ रखे हैं।
इस तरह के तिनके सारे निकाल देने हैं। अच्छा ठीक है, तिनके निकाल ये नहीं पीसने हैं, सिर्फ पत्ते लेने हैं और वो पत्ते इनको पिसवा लेना है आपने सिर्फ। ठीक है। हाँ जी, ये लेनी है 100 ग्राम सना मक्की। ठीक है। और ये काली मिर्च है, ये लेनी है 50 ग्राम। ठीक है। ठीक है जी, 100 ग्राम सना मक्की है, 50 ग्राम काली मिर्च है और इसमें ये वाली चीज़ एक सौंफ, ये भी 50 ग्राम मिला देनी है। 100 ग्राम ये और ये दोनों 50-50 ग्राम। ये एक बेहतरीन नुस्खा पुरानी से पुरानी कब्ज़ के लिए बन जाएगा। रात को सोते वक्त आधा चम्मच नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें, पेट बिल्कुल सही हो जाएगा, जुलाब नहीं लगेगा। जिनकी आंतें कमज़ोर होती हैं वो फिर ज़्यादा पखाने आने से जो है वो परेशान हो जाते हैं। ये आसानी से पेट को नरम करेगा। जी, ये काली मिर्च है, आम घरों में आप लोगों के इस्तेमाल होती है, हर खाने में हम डालते हैं। बिल्कुल, और ये आसानी से मिलने वाली है। इसी नुस्खे में सौंफ वाली जगह पे सुंड इस्तेमाल की जाती है, सूखा अदरक जिसको कहते हैं। हाँ जी, ये 2 नुस्खे बन जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग 5, 6 साल, 7 साल पुरानी कब्ज़ का शिकार होते हैं, उनके लिए सौंफ वाली जगह पे सुंड इस्तेमाल कर लें और दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के आधा घंटा बाद नीम गर्म पानी के साथ। अगर शदीद कब्ज़ है तो फिर इसका छोटा आधा चम्मच की बजाय बड़ा आधा चम्मच रात को एक बार पानी के साथ ले लें। दायमी कब्ज़ और आर्जी कब्ज़ जो है वो दोनों ठीक हो जाती हैं। जैसे ही कब्ज़ का अफाका हो जाता है तो फिर आंतों में जो वरम आया हुआ होता है वो भी बेहतर हो जाता है इंशाल्लाह। अच्छा, ये हो गई आपकी कब्ज़ की हमने बताया है, और आंतों की सोजिश। जी, सोजिश, वरम के लिए एच पाइलोरी हो जाता है। अच्छा, मुंह में छाले। जी, मुंह में छाले जो जिनका मैदा खराब हो उनकी जो सिम्टम्स होते हैं वो मुंह में छाले जी होते बन जाते हैं मुंह और इवन की स्मेल आती है मुंह से बुरे तरीके से। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें देखना पड़ता है कि ग़िज़ा की नाली में कोई सोजिश तो नहीं आई हुई है, मैदे के अंदरूनी झिल्लियों में कोई मसला तो नहीं आया हुआ है, या जैसे ही कब्ज़ है तो कब्ज़ के मुस्तकिल रहने की वजह से भी अंदर हीट बढ़ जाती है जिससे फिर मुंह में छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसका एक आसान नुस्खा है, बड़ा आसान नुस्खा है, ये आंवला है। आंवला, हाँ जी, आंवला वैसे खवातीन में बड़ा मशहूर है, बालों पे लगाते हैं। जी, बालों पे लगाने के लिए होता है, लेकिन ये मैदे के लिए अक्सीर चीज़ है। अच्छा, आंवले की वो है, पिसी भी नहीं है। जी, ये छिलके हैं उसके। छिलके हैं उसके। हाँ जी, ठीक है। ये आंवला ले लेना है आपने 100 ग्राम। और इसमें 50 ग्राम लेनी है सौंफ। ठीक है, 50 ग्राम सौंफ। और ये 20 ग्राम लेनी है कूजा मिश्री। हाँ जी, ये मिश्री मिल जाती है आम पंसारी से, कूजरा मिश्री। जी हाँ जी, ये ले लेनी है। ये 3 चीज़ों का नुस्खा तैयार है मुंह के छालों के लिए। अच्छा, अक्सर लोग दूध के अंदर मिश्री खाते हैं डाल के, उससे क्या होता है? हाँ जी, वो दूध को, जिन लोगों को चीनी रास नहीं आती है या वो उसका जायका नहीं ठंडा होता है दूध में मिश्री डाल के खाना। हाँ जी, ठीक है, वो उसकी बादी होती है ना, कुछ लोग उसको अपनी ब्लॉटिंग को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी मैंने आपसे पूछ लिया क्योंकि मैंने देखा है लोगों को करते हुए। जी जी, लेकिन वो हर किसी को बेहतर फायदा नहीं देगा। जिनको पहले से दूध हजम नहीं होता वो फिर मसला कर देता है। ये आसान नुस्खा तैयार है। आंवला खुश्क 100 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, कूजा मिश्री 20 ग्राम। ये मिक्स कर लें, एक सफूफ तैयार है। ये सुबह दोपहर शाम आधा आधा चम्मच पानी के साथ लें, इंशाल्लाह मुंह के छाले चंद ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अक्सर लोगों को खाने के बाद फौरन उल्टी आ जाती है जी, वॉमिट नहीं रुकती, या कहते हैं कि खाना हजम नहीं हुआ तो वो थ्रो अप कर देते हैं, उसका क्या इलाज है? ये एक पीस ले लें, हालांकि इसका नुस्खा लाया नहीं था लेकिन ये इसमें जी जी, इसको क्या कहते हैं उर्दू में? दारचीनी सॉरी जी, दारचीनी है ये दारचीनी ले लें, इसका आधा पीस। वो बहुत अच्छी होती है, मजा आ जाता है। ये जितना पीस आपने पकड़ा है इससे थोड़ा आधा ले लें और इसमें 5 लौंग डाल दें। इसको 1 कप पानी में पकाएं, इतना पकाएं कि ये 4-5, हाँ जी, मतलब 1.5 कप लें तो 1 कप रह जाए, तो उतार के सिर्फ 3 कतरे लीमू के निचोड़ दें। ये एक घूंट पिलाना शुरू कर दें। जितनी भी मतली का मसला आ रहा है, उल्टी आ रही होती है, दारचीनी बस ये कावा इनको पिला दें। हाँ जी, लीमू थोड़ा डाल दें, इंशाल्लाह जी मतली होने वाली कैफियत, तेजाबियत, तबखीर वाली कैफियत इसके साथ ठीक हो जाती है। अक्सर बच्चे जो हैं कंप्लेन करते हैं, मैं आपसे वो चीजें पूछ रही हूँ जो कि नॉर्मली कॉमनर्स की शिकायतें हैं, तो वो जो खाते हैं वो कहते हैं कि सीधा वॉशरूम चले जाते हैं, जो खाते हैं वो रुकता ही नहीं है पेट के अंदर। उसके लिए क्या मसला, ये वाला नुस्खा क्या होता है पहले बताएं? वो आंतें कमजोर हो चुकी होती हैं। हमारे आजकल के बच्चे जो है ना वो बेकरी आइटम पे लग गए हुए हैं, चॉकलेट पे लग गए हुए हैं, बिस्किट्स पे लग गए हुए हैं, खतरनाक किस्म की बंटियां सी आ जाती हैं, और वो जैसे अब शुरू में हम वापस आएंगे ना, गैर मेयारी चीजें, मतलब उनका जरूरत नहीं है हमारे मैदे को, तो हम उस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो आंतों के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देती हैं। वही इन्फेक्शन जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उससे फिर बार बार उनको मोशन आने वाली कैफियत बन जाती है। यही नुस्खा जो आंवले वाला है, बच्चों का पेट लूज हो जाए तो ये नुस्खा उनके लिए अक्सीर है।
आंवला, सौंफ और कूजा मिश्री, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके सफूफ सुबह दोपहर शाम आधा आधा चम्मच उनको दे दें। साथ ये वाला कहवा, अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो ये कहवा सिर्फ चंद कतरों में देना है, 5 से 7 कतरों में। लेकिन अगर 5 साल से बड़ा है तो फिर 1 से 1.5 चम्मच आप उनको दे सकते हैं। इससे हिचकी बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। अच्छा, लौंग और दालचीनी के कहवे से, जिसकी पुरानी हिचकी हो रही हो, नहीं खत्म हो रही हो, लौंग दालचीनी का कहवा बना के इस्तेमाल करें, थोड़ा सा लीमू निचोड़ें, 2-4 घूंट पिएंगे, हिचकी सही हो जाएगी। अक्सर बच्चे सॉलिड नहीं खाते, चुबाते नहीं है, कहते हैं ना कि चुबाने का काम नहीं करते, और जब अच्छा चुबाएंगे तो डाइजेस्ट होगा, तो वो लिक्विड वाली डाइट लेते हैं, हर चीज पानी की तरह। उसको कैसे हम लगा सकते हैं बच्चों को इस चीजों के ऊपर? हाँ जी, उनके लिए लिक्विड के तौर पर सिर्फ दालचीनी और सौंफ, दालचीनी का 1 पीस और 1 चम्मच सौंफ, 1 लीटर पानी लें, ठीक है, इसको इतना उबालें कि वो 1.25 लीटर रह जाए, ठीक है। ये पानी सारा दिन बच्चे को 1-1 चम्मच के हिसाब से, दालचीनी और सौंफ का पानी बस, ये आप थोड़ा थोड़ा उनको पिलाते रहें। एक तो उनका मुदाफ़ती सिस्टम मजबूत हो जाएगा, जो उनके चबाने की शक्कत है वो बढ़ जाएगी, जो हजम करने में वो देर लगा रहे हैं वो नहीं करेंगे, उसके साथ जो मैदे के अफ़ाल हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे और बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इन्हीं चीजों में सारे नुस्खे निकल आए हैं हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने तो हमारे कहते हैं कि मसला ही आसान कर दिया। हर चीज जो ये आम है, सस्ती चीजें हैं और हम लोग अपनी ग्रोसरी में डालते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि इसकी इफादियत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद है हकीम मुजम्मिल हुसैन साहब, आपने इनकी रेमेडीज देखी हैं, जिन्होंने मिस कर दी है मैदे के हवाले से वो हमारे रिपीट शो में जाके देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी और सोशल पेजेस के ऊपर भी। तो आज का शो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेज पे जाए, नियो पाकिस्तान पे जाके हमारी जितनी भी वीडियोस लगी हुई हैं उनको लाइक भी करें, उनको देखें भी और बताएं कि आप मज़ीद कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।